जय श्री राम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। खैर, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आज हमारा चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट। ये बोर्ड क्लासेस में साइंस में इस बार अब 5 नंबर का आने वाला है, तो पढ़ना ज़रूरी है। बाकायदा ये आसान भी है, छोटा भी है और पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सप्लेनेशन को इतना शानदार तरीके से आपको दें कि आपको ये यहीं कहीं याद हो जाए। बाकी आपको रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा, नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं अवर एनवायरनमेंट। सबसे पहला वर्ड आया हमारा एनवायरनमेंट। तो ये आखिर एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट को अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है पर्यावरण। इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्यावरण। पर्यावरण अगर इसे आप संधि विच्छेद करोगे, तोड़ोगे, तो ये बनेगा परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। यहां पर परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब होता है सराउंडिंग, और आवरण का मतलब होता है सरकमस्टांसेस। मेरे सराउंडिंग में क्या सरकमस्टांसेस हैं और उसके साथ मैं कैसे इंटरैक्ट कर रहा हूं, ये सब चीजें एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अब देखते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को। द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कंडीशंस, माने एनवायरनमेंट में ऐसी कंडीशंस आती है जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल ह्यूमंस ले लो। ह्यूमंस मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ह्यूमंस है ना, इंसान बहुत सारे। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी कंडीशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अट्रैक्ट करे। देखिए, मैं इंसान हूं, दूसरा इंसान होगा, मैं इंसान एक इंसान से बात कर रहा हूं, मैंने लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग से इंटरेक्ट कर रही है। साथ ही साथ मैं लिविंग थिंग एक एबायोटिक फैक्टर लाइक सॉयल, मिट्टी हो गई, लाइक हवाएं, लाइक पानी। तो पानी में पीता हूं क्योंकि मेरी ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं एक बायोटिक फैक्टर का, एक लिविंग फैक्टर का, एक नॉन लिविंग फैक्टर पानी, जो कि नॉन लिविंग है। लेकिन सर, पानी में तो ज़िंदगी होती है ना। देखो, पानी ज़िंदगी दे सकता है, पानी में ज़िंदगी होती नहीं है। जीवन का वास नहीं है पानी में। अगर जीवन का वास होता पानी में तो पानी उठकर खड़ा होकर चलने लगता, बोलने लगता, अपनी बातों को समझाने लगता, है ना। पानी में सेंस नहीं है। पानी जीवन दे सकता है, इसलिए एक बायोटिक फैक्टर अपने जीवन को कायम रखने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उस पानी को पीता है। उसके बाद इस बायोटिक फैक्टर की ज़िंदगी चलती रहती है। माने बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर लाइक पानी, हवा, इन सब के लिए रिएक्शन, इंटरेक्शन चलता रहता है। तो इंसान का इंसान से इंटरेक्शन होगा, मतलब बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन होगा। इंसान का हवाओं के साथ, पानी के साथ इंटरेक्शन होगा, मतलब बायोटिक का एबायोटिक के साथ में इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ पर 2 शब्द आए, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। जहाँ भी आपको बायोलॉजी में या साइंस में बायो शब्द सुनने को मिले, BIO, बायो, इसका मतलब होता है जीव, जीवन। बायोलॉजी नाम सुना है आपने, इसका हिंदी में मतलब होता है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर आपको जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसलिए आप प्लांट्स को पढ़ते हो, बैक्टीरियाज को पढ़ते हो, इंसानों को पढ़ते हो बायोलॉजी में। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि एनवायरनमेंट, ये टर्म एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बताती है ऐसी कंडीशंस को जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल के लिए ह्यूमंस, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने नॉन लिविंग थिंग्स जो उनके चारों ओर हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इजी। 2 कंपोनेंट नजर आए सर, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। जहां बायोटिक शब्द आ जाए वहां जिंदगी आएगी। तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में जिंदगी का वास है। एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रोबियल थिंग्स लाइक बैक्टीरियाज, फंगस, ये सब माइक्रोब्स में आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। नॉन लिविंग कौन कौन से होते हैं सर? एयर, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर, सनलाइट और मिनरल्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में। ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये माइक्रोब्स हैं, इन सब को एयर, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर और सनलाइट के साथ कनेक्शन बिठाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, समझे। तो आपस में भी प्लांट्स और एनिमल्स का एक रिलेशन होता है। तो बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन हुआ। माइक्रोब्स, हमारी दही में माइक्रोब होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे दही में होता है, जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। तो एनिमल्स या ह्यूमंस, जिसकी बात करूं तो ह्यूमंस माइक्रोब्स को भी तो खा रहे हैं ना। मतलब माइक्रोब्स और एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में कनेक्शन है, मतलब बायोटिक का बायोटिक से कनेक्शन है और बायोटिक का एबायोटिक से भी कनेक्शन है। तो यही चीज एनवायरनमेंट अपने अंदर लाता है। अब बात करते हैं हैबिटाट की। ये हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट मतलब आदतें नहीं, वह हैबिट होता है। हैबिटाट का मतलब हिंदी में होता है आवास। आवास का मतलब कोई जीव कहीं रहता हो, वो उसका आवास है। तो 1 मिनट, अगर मैं कहता हूं कि अभी मैं इस घर में रह रहा हूं 4 दीवारी में, तो क्या ये मेरा आवास हुआ? नॉट एक्चुअली। साइंस की लैंग्वेज में इस तरीके से आवास नहीं बताया जाता। आवास बताया जाता है कि अ हैबिटाट इज अ स्पेसिफिक प्लेस। हर किसी प्लेस को आप हैबिटाट नहीं कहोगे, एक स्पेसिफिक प्लेस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ रह नहीं रहा है बल्कि
ग्रो भी कर रहा है, वहीं पर रह रहा है, वहीं पर ग्रो भी कर रहा है, साथ ही साथ थ्राइव्स। ये थ्राइव्स का मतलब होता है फलना फूलना, समझ रहे हो? थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक प्लेस पर रहे, वहां ग्रो करे और वहां फले फूले। इसी चीज को या फिर उस स्पेसिफिक प्लेस को उस ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटाट कहा गया है। ठीक है, अब आगे सुनिए। वेस्ट, सिंपल सी बात है, वेस्ट क्या? जो यूजलेस हो, जिसका कोई यूज ही ना हो। दूसरी बात लेफ्ट ओवर, इस्तेमाल करने के बाद जिस चीज को हम छोड़ देते हैं, आइसक्रीम खाने के बाद उसके कचरे को कोई संभाल के नहीं रखता, तो लेफ्ट ओवर छोड़ दिया गया ना। डिस्कार्डेड माने फेंक दिया गया, हमारे यूज में अब नहीं आने वाला, तो यूजलेस बोलो, लेफ्ट ओवर बोलो या डिस्कार्डेड सब्सटेंस, वो कहलाएगा वेस्ट। अब बात करें इस वेस्ट की, तो इसके टाइप्स है हमारे पास। पहला सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। बात करूं सॉलिड वेस्ट की, तो यहां पर हमने दो शब्द काम में लिए, एक हाउस होल्ड वेस्ट और एक फार्म वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट मतलब घरों में चीज़ों का इस्तेमाल लेने के बाद जो चीज़ें कचरे में बन गई, उसी चीज़ को हाउस होल्ड वेस्ट कहा गया। इसके एग्जाम्पल आपके सामने थोड़े से। फूड स्क्रैप्स है ना, फूड स्क्रैप्स क्या होते हैं? लाइक आपने केला खाया, केले का छिलका, आप उसे तो नहीं खाते ना, आप गाय भेड़ बकरी नहीं है। केला खाने के बाद वो छिलका फेंक दिया गया, संतरा खाने के बाद वो छिलका फेंक दिया गया, फल खाने के बाद उसके सीड्स फेंक दिए गए, ये सब फूड के स्क्रैप्स हैं। अगर जो लोग मांस खाते हैं उसके लिए क्या, जो मांस खाते हैं उसके बाद वो हड्डी को फेंक देते हैं, तो वो भी एक फूड का स्क्रैप हो गया। ठीक है। प्लास्टिक बोतल्स, हमारे घर में बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की, अलग अलग ब्रांड्स की, उसके बाद उसे हम फेंक देते हैं, तो वो भी घरों से निकलने वाला कचरा है। ओल्ड न्यूज़पेपर, हाँ सर इसका तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, खाने के दौरान नीचे बिछा लेते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो कचरे में ही जाता है ना। कुल मिलाकर ये तीनों चीज़ें घर से निकलने वाला कचरा है, इसलिए यहाँ पर वर्ड आया हाउस होल्ड वेस्ट। उसके बाद अच्छा ये सब सॉलिड फॉर्म में निकलता है, सॉलिड वेस्ट है। फार्म वेस्ट, फार्म से संबंधित बातें तो सर खेती से संबंधित हो सकती हैं, जहाँ दूध का प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन, वहाँ पर भी फार्मिंग हो सकती है। तो देखो उसमें एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, दो तरह का वेस्ट आता है, दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में। ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक वो वेस्ट है जहां पर जीवन से संबंधित बातें चलेंगी। एग्जाम्पल देखोगे खुद समझ जाओगे। क्रॉप रेसिड्यूए, ये रेसिड्यूए का मतलब होता है इस्तेमाल करने के बाद में कोई चीज़ छोटी रह गई हो, है ना। क्रॉप माने फसल, फसल जब काटी जाती है, निकाला जाता है, तो उस फसल की जड़ें तो वहीं रह जाती है ना, तो वो जड़ क्या उस फसल का हिस्सा नहीं थी? बिल्कुल थी, पर फिर भी वहीं रह गई, तो क्रॉप रेसिड्यूअस। दूसरी बात एनिमल मैन्योर। एनिमल मैन्योर क्या होता है सर? जो एनिमल्स हैं वो जब गोबर करेंगे उसी चीज़ को मैन्योर कहा जाता है। एक्चुअली मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई खाद मैन्योर में ही आती है। मैन्योर का प्लांट्स में कैसे बनाया जाता है, ये तो एनिमल की बात हुई। प्लांट्स में बनाने का तरीका बड़ा आसान है, क्योंकि प्लांट्स तो गोबर नहीं करते ना, फिर प्लांट्स में कैसे मैन्योर बनाओगे? इसके लिए एक शब्द आता है ग्रीन वेस्ट या फिर ग्रीन मैन्योर। कैसे बनाया जाता है वो सुनो। हम बात करें किसी फसल को उगाने के लिए कोई ज़मीन चाहिए, लेकिन उस ज़मीन की फर्टिलिटी हाई होनी चाहिए। फर्टिलिटी मतलब वो आने वाली फसल को, जो फसल उगेगी उसको मिट्टी ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्रोवाइड कर सके। तो मिनरल्स ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए उस मिट्टी में पहले से न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट हाई होनी चाहिए। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। मान लो ये खेत था, मैंने यहाँ ट्रैक्टर रख रखा है, अब ये मिट्टी है ना, ये फर्टाइल मिट्टी है, लेकिन इसकी फर्टिलिटी मान लो फिलहाल 5% है। कितनी है? 5%। अब मैंने क्या किया, यहाँ सीड्स डाले, सीड्स। ठीक है, आप लोगों ने ग्वार खाई है, ग्वार, तो ग्वार, मूंग, इन सब के मैंने सीड्स डाल दिए। सीड्स यहाँ पर डालता गया। ठीक है, सीड्स डालने के बाद में वो फसल ग्रो होगी, छोटा छोटा पौधा बनेगा, प्लांटलेट बनेगा उसका। ठीक है, अब ट्रैक्टर से इनके उगने के बाद में मैं ये ट्रैक्टर इस पर चला दूँ, ट्रैक्टर चला देने से सब कुछ मिट्टी में दब जाएगा ना, जो प्लांट्स थे वो सब यहां से गायब होकर मिट्टी में दब जाएंगे, राइट? यही होगा। तो जो प्लांट्स मिट्टी में दबे हैं, इनकी वजह से नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का अमाउंट मिट्टी में हाई हो जाता है। अब क्या होगा, जब मैं इधर नए सीड्स डालूंगा, नए सीड डालूंगा अपनी स्पेशल फसल के, मेन क्रॉप के, जो हमारी मेन क्रॉप है, डिजायर्ड क्रॉप है, जो हमें चाहिए यहाँ पे, अगर उसके सीड मैं यहाँ पर डालूंगा, तो अब उसके सीड्स को फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हाई अमाउंट में मिलेगा। सही है या नहीं है? तो ये जो मैंने यहाँ पर मिलाया हरे रंग का, वो क्या था? क्रॉप तो थी, वो मैन्योर ही तो था, वो ग्रीन मैन्योर था। तो ग्रीन मैन्योर मिलाने के बाद उसको ट्रैक्टर से दबा देते हैं, है ना, और फिर उसके बाद में क्या होता है, उनसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस बढ़ जाता है मिट्टी में, और आने वाले नए सीड्स को न्यूट्रिशन मिलता है एक्स्ट्रा, जिससे जो नई फसल, जो हमारी काम की फसल है, वो ज़्यादा उगती है। ठीक है क्या? ये सब ऑर्गेनिक था क्योंकि जीवन से संबंधित था, आखिर ये प्लांट्स लिविंग ही तो होते हैं। फिर था ग्रीन वेस्ट। ग्रीन वेस्ट क्या है? पेड़ होता है,
पेड़ की पत्तियां कई बार झड़ जाती हैं, उसकी टहनियाँ कई बार गिर जाती हैं, फिर वो डिकेइंग हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। कौन सड़ाता है उनको? माइक्रोब सड़ाते हैं। सड़ा कैसे देते हैं वो आपको पता लगेगा यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक वेस्ट की। तो ऑर्गेनिक वेस्ट वो चीज़ होती है, वेस्ट जो डिस्कार्ड कर दिया गया, जो हमारे काम का नहीं है। एक प्लांट में जब तक चीज़ें जुड़ी हुई हैं तब तक उसके काम की हैं, जब काम की नहीं होती हैं झड़ कर अलग हो जाती हैं। तो ग्रीन वेस्ट, टहनियाँ अलग हो गई, क्या वो टहनियाँ दोबारा प्लांट से जोड़ सकते हो? नहीं। लीफ अलग हो गई, क्या वो लीफ दोबारा प्लांट से जोड़ सकते हो? नहीं। तो ना वो लीफ और ना ही वो टहनी प्लांट के काम की है, इसलिए अलग होने के बाद वो वेस्ट के रूप में बनी, क्योंकि ये ग्रीन थी। ग्रीन मतलब ग्रीनरी से आई है, प्लांट से आई है, इसलिए इसको ग्रीन वेस्ट कहा गया। ये सब सॉलिड फॉर्म में है, ये सब लिविंग मटेरियल से निकलने वाले वेस्ट है। इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें, यहाँ पर आता है पेस्टिसाइड। कई केमिकल्स आपने व्हाइट कलर के देखे होंगे, फसलों में छिड़के जाते हैं, है ना, उनकी पोरिंग की जाती है, बरसात की जाती है खेतों में, ताकि क्या हो, कीड़े पनपे या कोई भी पेस्ट आए। PEST पेस्ट, एक्चुअली ये जो वर्ड है पेस्ट, ये इस्तेमाल हो सकता है किसी के लिए भी, सिर्फ कीड़ों के लिए नहीं। ये देख रहे हो पेस्ट, ये जो PEST पेस्ट है, इस पेस्ट का मतलब होता है कीड़े। एक्चुअली कीड़े नहीं कहना चाहिए, बट ये कहना चाहिए फसल को खराब करने वाले चूहे। अगर फसल को खराब करते हैं तो चूहों को भी आप पेस्ट कहोगे। क्लियर? तो पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को खत्म करने वाला केमिकल पेस्टिसाइड कहलाता है। इंसेक्ट को खत्म करने वाला केमिकल इंसेक्टिसाइड कहलाता है। क्लियर? तो पेस्टिसाइड केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनमें जान नहीं बसती है। दूसरा मेटल वेस्ट, कई बार ऐसी मेटल्स होती हैं जो बहुत हैवी होती हैं और वो हमारे शरीर में बिल्कुल काम की नहीं होती हैं, बट वो भी अगर खेतों में हो तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। ठीक है? तो ये मेटल वेस्ट हो या पेस्टिसाइड हो, इन दोनों में जान नहीं बसती है, और ये जान नहीं बसेगी तो इनऑर्गेनिक नाम आ गया। ठीक है? ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। अब ये 5% जो फर्टिलिटी थी मिट्टी की, जो उर्वरता है मिट्टी की, फर्टिलिटी मतलब वो कैपेसिटी मिट्टी की जिससे आने वाले डिजायरेबल सीड्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके और इनसे अच्छी अच्छी फसल बन सके, है ना। तो फर्टिलिटी डेफिनेटली यहाँ बढ़ जाएगी 5% से 25%, 10%, जितना भी ये बढ़ेगा अमाउंट। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अब कि लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में हमारा डोमेस्टिक सीवेज निकलता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, सीवेज मतलब जो इंसान गोबर करता है मॉर्निंग में, वो बाहर निकलता है। जो इंसान का खाने पीने का सामान वो वेस्ट हो जाता है, वो भी बाहर निकलता है। वो सब वाटर के थ्रू बाहर निकलता है ना, वाटर में मिक्स होकर लिक्विड ही तो बनता है। तो लिक्विड फॉर्म में निकलने वाला डोमेस्टिक सीवेज, पहली बात। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपने कई बार कहते सुना होगा कुछ मूवीज़ में कि आपकी फैक्ट्री का जो केमिकल है, क्या आया वर्ड केमिकल, आपकी फैक्ट्री का जो केमिकल है इसको पानी में मत बहाओ, पानी में मत बहाओ, बहाएंगे तब जब वो लिक्विड होगा, है ना। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट और यूरिन, यूरिन तो खुद मनुष्य या कोई भी जीव निकालता ही निकालता है। ये तीनों के तीनों लिक्विड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात, गैसियस वेस्ट। गैस के रूप में कौन सा वेस्ट निकलेगा? सर धुआं। सर क्या पटाखों से निकलने वाला धुआं गैसियस वेस्ट है? हाँ एक्चुअली है। स्मोक फ्रॉम चिमनीज, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, भट्टे होते हैं, उनसे भी स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है ना। दिल्ली में इस वक्त एयर पॉल्यूशन बहुत तगड़ा चल रहा है, वो स्मोक की वजह से ही है ना। फॉग, स्मोक, इन सब की वजह से है। व्हीकल्स मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। तो व्हीकल्स से या फिर चिमनी से जो स्मोक निकलता है वो सब किस में आता है? गैसियस वेस्ट में आता है। नेक्स्ट थिंग, वेस्ट सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि ये किस तरीके से डिग्रेड किए जाएंगे। डिग्रेड मतलब होता है तोड़ना, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस माने ऐसे सब्सटेंस जिनका डिग्रेडेशन माने उनको तोड़ना बायोलॉजिकली संभव है, माने किसी न किसी ऐसे जीव द्वारा किया जाएगा जिसमें जान बसती है, और ऐसे सब्सटेंस जिनका डिग्रेडेशन ऐसे जीव द्वारा किया जाएगा या फिर ऐसे केमिकल द्वारा किया जाएगा जिसमें जान नहीं बसती है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझे? अब बायोलॉजिकली तो वही जीव होते हैं जिनको माइक्रोब्स में गिनते हैं। तो माइक्रोब्स मतलब फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अगर माइक्रोब्स की हेल्प से आपने डिकम्पोजिशन किया है, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, भाई वेस्ट सब्सटेंस है, अगर वेस्ट आपके काम का नहीं है तो हमारी यही इच्छा रहती है कि वेस्ट को ख़त्म करो, डिस्ट्रॉय करो, उसको मिट्टी में मिला दो, है ना, मतलब गायब हो जाए। एनवायरनमेंट को नुकसान ही तो पहुंचाएगा वेस्ट। कोई भी चीज़ अगर वेस्ट होती है तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे आस पड़ोस का एनवायरनमेंट खराब हो, इसलिए हमको उस चीज़ को बर्बाद करना पड़ेगा। अब अगर उस चीज़ को बर्बाद करने के लिए आपने माइक्रोब्स का सहारा ले लिया तो उस वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल फ्रूट और वेजिटेबल। यदि आप फ्रूट को या वेजिटेबल को या पेड़ पौधों को या मानव के शरीर को अगर नहीं खाते हो
मानव के शरीर को खाने की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, लाइक अगर कोई नरभक्षी हो, तो कोई जानवर का शिकार कर रहा हो, जानवर को खा रहा हो, तो कोई वेजिटेबल खाने वाला हो, कोई फ्रूट खाने वाला हो, ये सब चीज़ें क्या है, इनमें जान बसती है। अगर इनको नहीं कंज्यूम किया जा रहा तो भी वेस्ट की तरह बाहर पड़े रहेंगे। वेस्ट की तरह अगर पड़े रहेंगे तो फल और सब्जी जब कचरे के ढेर में पड़े रहते हैं तब उनमें से बहुत सड़न आती है। वो सड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि माइक्रोब्स उनको ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं उनका। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसको माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज ना किया जाए। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक और मेटल्स। प्लास्टिक को आप जला दो तो डिकम्पोज तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पॉल्यूशन तगड़ा होगा। मेटल्स को तो आप उससे भी डिग्रेड नहीं कर सकते, वो तो पड़ी हैं तो पड़ी ही रह जाएंगी। सारी मेटल्स हमारे काम की भी तो नहीं होती हैं। कुछ हैवी मेटल्स हैं जो ज़मीन में जमी रह जाती हैं, जो कि फर्टिलिटी कम भी करती हैं, है ना। कुछ पॉइजनस मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो मेटल्स और प्लास्टिक, इनको कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस नहीं सड़ा सकता, इनको नष्ट, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता माइक्रोब्स की हेल्प से। क्लियर। दूसरा, मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट पर आखिर ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या इफेक्ट डाल देंगे। वेजिटेबल को या फ्रूट को आप छोड़ दो, एक बार के लिए खुला छोड़ दो, फेंक दो, तो क्या अफेक्शन पड़ेगा एनवायरनमेंट पर। सुनो, आप अच्छी तरह जानते हो अगर डिकम्पोजिशन इनका बायोडिग्रेडेबल तरीके से होता है तो एक फाउल स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। कोई जीव जब मर जाता है, नहीं मरता है तो उसमें से इतनी स्मेल नहीं आती है, लेकिन मरने के बाद, उसके मरने के बाद उसकी स्मेल चारों तरफ फैल जाती है। तो मर रहा है, मरने के बाद में उसका डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन माइक्रोब द्वारा हो रहा है ना। माइक्रोब जब उसका डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन करता है तब उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल। पहली बात। दूसरी बात, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स या वेस्ट को जब आप डंप मतलब होता है उतार देना। उतार देना मतलब अपनी क्या फैक्ट्री से लेकर उसको किसी जगह पर डाल देना, ठीक है। ये डंपिंग का मतलब है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जब आप ऐसा करते हो तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अगर लिक्विड वेस्ट जब निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, मिट्टी में आगे आगे सिसता चला जाएगा, मिट्टी के अंदर एंट्री करते हुए चला जाएगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर मिट्टी की फर्टिलिटी नहीं रहेगी तो मिट्टी आने वाले नए नए सीड्स को न्यूट्रिशन दे पाएगी? नहीं। सीड्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या सीड्स ग्रो होंगे? नहीं। सीड्स ग्रो नहीं होंगे तो क्रॉप अच्छी होगी? नहीं। क्रॉप अच्छी नहीं होगी तो मैं कह सकता हूं कि क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो गया। तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है जब हम इंडस्ट्री के वेस्ट को डंप करते हैं। आगे, डंपिंग इन वाटर बॉडीज। अगर सीधे सीधे पानी में आप डाल दोगे केमिकल्स को तो मेरा मानना तो है एक्वाटिक लाइफ पे बहुत बड़ा हार्म होगा, नुकसान होगा, ठीक है। साथ ही साथ वाटर का पोल्यूशन भी होगा, साथ ही साथ वाटर बोर्न डिजीज़ भी होंगे। अगर आप किसी जीव को यूं ही पानी में छोड़ देते हो तो वहाँ कुछ ज़िंदगियाँ वास कर रही हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट विषैला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। क्या वो समुद्री जीव, पानी वाले जीव, एक्वाटिक लाइव्स वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ भी जन्म लेंगे। आगे, सर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, अगर इनको मैं छोड़ दूं कहीं पर खुला तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब प्लास्टिक या फिर मेटल्स को मैं कहीं भी छोड़ दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेटल्स के बारे में मैं एक कहानी आपको आगे भी सुनाऊंगा जिसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। फिलहाल के लिए आपको प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सिंपल सी बात है, प्लास्टिक ब्लॉक कर देगा जगहों को। अगर ब्लॉक कर देगा जगहों को तो चीज़ यहाँ से वहाँ जा नहीं पाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्या मूव करवाने की बात कर रहा हूँ, सुनिए। पहला, ब्लॉकिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स इनटू इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई जीव है, वो मरा और मरने के बाद में वो मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी में मिलने के बाद उस जीव के शरीर में जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब मिट्टी में चला जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उस जीव को किसी पॉलीथीन ने कवर कर लिया गलती से भी, तो क्या अब पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन आ गई, जीव यहाँ पर है, जो मर गया वो यहाँ पर है, मिट्टी यहाँ पर है, पॉलीथीन बीच में आ गई, पॉलीथीन ने कवर कर लिया, क्या पॉलीथीन से बाहर निकल कर उसका न्यूट्रिशन कभी मिट्टी में जा पाएगा? तो एक तरीके से ब्लॉकेज हो गया ना एनर्जी का। एनर्जी क्यों कहा मैंने? इस जीव में तो एनर्जी नहीं है, नहीं, इस जीव में जो न्यूट्रिशन है ना, क्योंकि जीव मांस से बना है, हड्डी से बना है, इसके अंदर भी न्यूट्रिशन है, कार्बन, ग्लूकोज, इसकी सेल्स में अब भी वो चीज़ें हैं। तो ये जब मरेगा तो वो सारे न्यूट्रिशन, सारी एनर्जी ज़मीन में जाएगी ना। लेकिन अगर पन्नी से कवर हो गया तो अब ना कोई भी एनर्जी, कोई भी न्यूट्रिशन ज़मीन में नहीं जाएगा। ऐसा आप दूसरी बात के लिए कह सकते हैं कि लाइक प्लांट से टहनी टूटी, पत्तियाँ निकली, जानवरों ने गोबर किया, वो सब अगर ज़मीन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो चला जाएगा ज़मीन के अंदर, है ना, पानी के थ्रू रिस कर चला जाएगा बारिशों में। लेकिन अगर किसी प्लास्टिक जैसी चीज़ ने उसको कवर कर लिया गलती से भी तो ये काम नहीं हो पाएगा, एनर्जी का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो रुक जाएगा।
दूसरा, मेक्स एनवायरनमेंट पॉइजनस एंड अनफिट फॉर सर्वाइवल। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मेटल्स पॉइजनस भी होती हैं, तो वो एनवायरनमेंट को पॉइजनस बना देंगी, जहरीली बना देंगी। अगर एनवायरनमेंट ही जहरीला है तो क्या सर्वाइवल आसान होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, वाटर में डाल दोगे तो वाटर को पल्यूट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पानी को तो गंदा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक्वाटिक लाइफ्स को भी यहाँ से भी हार्म होगा ही होगा। ठीक है, मेटल्स कैसे ये हार्म करती हैं ये आपको पढ़ने को मिलेगा एक शब्द बायोमैग्निफिकेशन में, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज़। अभी के लिए हम समझते हैं 3 स्पेशल चीज़ें और बड़ी खास यहाँ पर हमारे सामने आई है डीडीटी। डीडीटी क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, ये वो पाउडर है जिसका इस्तेमाल पहले किया जाता था कीड़ों को मारने में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, है ना, मच्छरों को मारने में इस्तेमाल लिया जाता था, है ना। बट ये इंसानों ने ही बनाया है, इसलिए मैन मेड टॉक्सिक केमिकल है। मैंने कहा टॉक्सिक केमिकल है मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसको पेस्टिसाइड की तरह यूज़ लिया जाता था। ठीक है, इंडिया में तो वैसे बैन है अब काफ़ी हद करके। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, ये बड़ी काम की है फुल फॉर्म इसकी, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डी से डाइक्लोरो, दूसरे डी से डाइफिनाइल और टी से ट्राइक्लोरोइथेन। क्लियर है क्या? ये फुल फॉर्म बड़े काम की है, आपको इसको रट लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। मल्टीपल टाइम अगर इसकी रीडिंग लगाते हैं तो आपको अपने आप रट जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रटने की। दूसरी बात, इसको इंसानों ने बनाया है तो ये डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है इसका, मतलब इसको आप बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में नहीं गिन सकते। इंसानों ने बनाया है, अपने आप डिग्रेड नहीं होगा, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो आप चाहो तो यहाँ ये पॉइंट शामिल कर सकते हो कि डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चीज़, अब हमारा आता है 3 वेज टू डिग्रेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को माइक्रोब्स तो सड़ा रहे हैं, माइक्रोब्स तो उसको ख़त्म कर रहे हैं, बट माइक्रोब्स के अलावा कोई और भी तरीका है कि हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को नष्ट कर सकें, बर्बाद कर सकें? सर क्यों बर्बाद करना है इसको? अरे जनाब, ये वेस्ट सब्सटेंस है। वेस्ट सब्सटेंस की 2 कैटेगरीज हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल को माइक्रोब्स डिग्रेड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, लेकिन माइक्रोब्स के अलावा कोई और तरीका है जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को तोड़ा जा सके? आइए देखते हैं। पहला आता है नेचुरल डिग्रेडेशन, जो कि माइक्रोब्स द्वारा ही हो रहा है, पहला तो ये। दूसरा, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स। कभी सोचकर देखा है कि इंसान के शरीर से निकलने वाले इस गोबर का क्या होता होगा? आखिर हम इंडियंस ही सही, 140 करोड़ की आबादी, यही कहा जाता है लगभग और ज़्यादा भी होगी, और विश्व भर के अंदर बहुत सारे लोग हैं। लाखों करोड़ों गैलन वाटर वेस्ट हो जाता है सुबह जब इंसान फ्लश करता है अपने गोबर को। ये बात मजाक वाली नहीं, बहुत सीरियस है। फिर इतना पानी आखिर आएगा कहाँ से? माने जो वाटर वेस्ट में हमने डाला है उस वाटर को दोबारा रिकवर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पानी पीने लायक नहीं रहेगा हमारे पास। देखो, इस दुनिया के अंदर, इस अर्थ में पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पीने वाला पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा अगर उसका इस्तेमाल और उसके मेंटेनेंस को फोकस में ना रखा गया तो। क्लियर? तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में एक शब्द आता है STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज मतलब जो इंसान गंदगी निकालता है घरों से बाहर, चाहे उसमें वो फलों के स्क्रैप्स हो या फिर इंसान का खुद का ही जो शरीर का गोबर है वो सब हो, है ना। तो फीकल मटेरियल मतलब इंसान के शरीर के गोबर को आप साइंटिफिक लैंग्वेज में फीकल मटेरियल या फीसेस कहते हो। तो वो सब जो निकलता है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हुए हैं। प्लांट मतलब पौधा नहीं है, एक संयंत्र है, एक डिवाइसेस है, डिवाइसेस का पूरा सिस्टम है। लाइक बिजली के मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, ठीक उस तरीके से ही यहाँ पर इस सीवेज ट्रीटमेंट या फिर वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, है ना। दूसरा, मैन्योर फॉर्मेशन एंड देन बायोगैस। मैन्योर क्या होता है? मैंने आपको अभी भी बताया कि मैन्योर ऑर्गेनिक थिंग्स से निकाली जाती है। ऑर्गेनिक थिंग्स मतलब जिंदा चीज़ें, जिंदा फसलें जो होती हैं। मैंने बताया सेम के या फिर मूंग के इन बीजों को आप पहले डाल दो फसल में, उसे छोटे छोटे पौधे उगेंगे, ट्रैक्टर से उनको दबा दोगे, वो सब पौधे अब मिट्टी में चले जाएंगे। मिट्टी में जाने के बाद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे कंटेंट को वो बढ़ाएंगे, क्योंकि प्लांट्स में तो न्यूट्रिशन होता ही है ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन को बना रहे होते हैं। तो वो मिट्टी में न्यूट्रिशन को बनाते जाएंगे एक्स्ट्रा, और मिट्टी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की वजह से, फर्टिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से अब जो नए सीड्स डालोगे वो नए सीड्स ज़्यादा अच्छे खिलेंगे। सही है क्या? तो हमने कहा मैन्योर बनाओ, और फिर जो मैन्योर बनाई है उससे आप बायोगैस बनाओ। बायोगैस सीधा सीधा फ्यूल के रूप में काम देती है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को इन और तरीकों से भी आप बर्बाद कर सकते थे, जिससे नेचर को सहारा मिलता है। दूसरा, 3 एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। एनवायरनमेंट को अच्छा लाभ मिले उसके लिए कौन से 3 तरीके आपके पास हैं? बहुत सिंपल है। आप
क्लॉथ बैग कैरी करो। जो पन्नियों वाला सिस्टम है, जो कहीं भी थैली लेकर निकल जाते हैं हम, वो तरीका गलत है। हमको क्लॉथ बैग लेना चाहिए कि क्लॉथ बैग जो होगा कपड़े का बैग होगा, तो कपड़ा तो वैसे भी नष्ट हो सकता है, विनाश हो सकता है। प्लास्टिक बैग का, पॉली बैग का विनाश नहीं हो सकता। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मना करो और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का इस्तेमाल करो। ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल होने के बाद उसे विनाश किया जा सके। आपने देखा होगा स्विगी या फिर जोमेटो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो जब फूड की डिलीवरी करती हैं तो वो प्लास्टिक पॉली बैग्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। नेक्स्ट, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स। लाइट्स अगर घर में ज़बरदस्ती जल रही हैं तो आप क्यों जला के बैठे हो, बंद करो उसे, है ना। लिमिटेड यूज़ ऑफ नेचुरल फ्यूल, जो पेट्रोल डीजल है इनका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो दिक्कत तो होगी ही होगी, आने वाली जनरेशन को नहीं मिल पाएगा कुछ भी, इसलिए आप इनका भी इस्तेमाल करना बंद करो। और जब फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा धुआं निकलता है, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, इसलिए नेचुरल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी आप कम करें। ये एक स्लाइड हमने कंप्लीट की है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट में आगे की तरफ। इकोसिस्टम की बात करते हैं। नाम से पता लग रहा है कि एक सिस्टम है ना। अब सिस्टम की बात करें तो सिस्टम कैसे है वो समझो। ऐसा सिस्टम होता है इकोसिस्टम जिसमें बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, साथ ही साथ इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है। लाइक एक इंसान रह रहा है तो बायोटिक कंपोनेंट हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। फॉरेस्ट, जंगल की बात करते हैं अगर, तो जंगल में टाइगर भी रहता है, डियर भी रहता है, हिरण, वहीं पर आपको खरगोश भी देखने को मिल जाएगा, वहीं पर आपको शेर भी देखने को मिल जाएगा और पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। वहाँ सनलाइट भी आती है, वहाँ की ज़मीन में पानी भी होता है, ये सब चीज़ें वहाँ प्रेजेंट है। सनलाइट हो गई, वहाँ की मिट्टी हो गई, जंगल की बात कर रहा हूँ। सनलाइट, मिट्टी, पानी, ये सब चीज़ें और हवाएं, ये सब चीज़ें एबायोटिक हैं, इनमें जान नहीं बसती। लेकिन टाइगर में, डियर में, इन सब में जान बसती है। तो जान बसती है जिनमें, उन्हें बायोटिक कंपोनेंट कहा, जिनमें जान नहीं बसती उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट कहा। ये सब एक ही जगह पर हैं? हाँ सर। तो एक जियोग्राफिकल एरिया में है, जियोग्राफिकल एरिया में ये सब एक साथ रह रहे हैं, साथ ही साथ इनमें इंट्रैक्शन भी है। एग्जाम्पल के लिए जो घास है, उस घास को हिरण खा सकता है। वो घास कैसे बनी, वो पेड़ की पत्तियाँ कैसे बनी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, उसके लिए सनलाइट आई होगी, तो सनलाइट का एक प्लांट के साथ में इंट्रैक्शन हुआ। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो एनवायरमेंटल गैसेस के साथ भी इंट्रैक्शन हुआ। साथ में वाटर भी रॉ मटेरियल की फॉर्म में चाहिए होता है, तो वाटर भी एब्जॉर्ब किया गया रूट्स के द्वारा। उसके बाद में हिरण को किसी शेर ने खा लिया। तो ये एक साइकिल चला जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में क्या चल रहा है, एक गठन चल रहा है। इसी चीज़ को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज इकोसिस्टम। एग्जांपल फॉरेस्ट है। क्या सिर्फ फॉरेस्ट ही एक इकोसिस्टम है? नहीं, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। देखिए नोट, इकोसिस्टम इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मेरी बात समझो, एक छोटी सी लाइन कहता हूँ, आप समझ जाओगे कि इस बायोस्फीयर में और इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है। किसी छोटे से जंगल का एग्जांपल लेते हुए अगर मैं कहूँ कि इस जंगल में जो कि एक इकोसिस्टम अगर है, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट हैं, हाँ है, एबायोटिक कंपोनेंट हैं, हाँ वो भी हैं, साथ में इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन भी है। ठीक है सर, ये तो है छोटा सा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल। बट मैं अगर कहूँ इस पूरी धरती में एबायोटिक कंपोनेंट हैं, हाँ हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं, हाँ हैं, तो पूरी धरती के, पूरी की पूरी अर्थ के बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट का होना और इनके बीच इंटरेक्शन का होना, ये मिलकर बनाता है इस पूरे बायोस्फीयर को। माने पूरी की पूरी धरती अपने आप में बायोस्फीयर है। समझे क्या? माने एक छोटा सा अगर ज्योग्राफिकल एरिया है और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है, तो वो चीज़ इकोसिस्टम है। और अगर वो ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा हो जाए, जितना की धरती है, तब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन बायोस्फीयर कहलाएगा। तो मुझे बताओ, पूरे बायोस्फीयर को बनाने के लिए छोटे छोटे कई सारे इकोसिस्टम चाहिए ना। मतलब इकोसिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना रहा है बायोस्फीयर की। सही है क्या? हाँ सर। दूसरी बात, जो काम इकोसिस्टम में हो रहा है वही बायोस्फीयर में हो रहा है। मतलब बायोस्फीयर के लिए फंक्शनिंग कौन कर रहा है? इकोसिस्टम कर रहा है। मतलब इकोसिस्टम को आप कंसिडर कर सकते हो स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट बायोस्फीयर की। क्लियर? नेक्स्ट, क्यों ऐसा क्यों है वो देखो, क्योंकि इकोसिस्टम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब आप समझ गए, लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है। लिविंग वर्ल्ड है कहाँ? जैव जगत, जीव जगत, जहाँ जिंदगी बसती है, ऐसा जगत कहाँ है? वर्ल्ड एक ही तो है, हमारी धरती।
तो लिविंग वर्ल्ड जहाँ पर जान बसती है हमारी धरती पर, तो उसके लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही तो है इकोसिस्टम। मैंने कहा ना छोटे छोटे कई सारे इकोसिस्टम है। एक पॉन्ड वो भी इकोसिस्टम है, उसमें भी पेड़ पौधे उसमें भी उगते हैं छोटे छोटे, है ना। उसके अंदर भी आपको मछलियाँ देखने को मिलती है, तैरती हैं, उसमें बड़ी मछली होती है ना। तो उनका भी आपस में क्या चलता है, एक सिस्टम चलता है। तो छोटे छोटे कई सारे इकोसिस्टम है, तब जाकर एक बड़ा बायोस्फीयर बन रहा है। और जो इकोसिस्टम है या फिर बायोस्फीयर है, इनमें सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है। एक फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट में आप जाकर कभी भी ये नहीं बोलते हो शेर को कि ये पैसे ले और अपना खाना खरीद के खाना, नहीं। आप पेड़ को नहीं बोलते हो ये पैसे ले ले और जाकर अपने लिए खाना बना ले, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि वो फॉरेस्ट या फिर इकोसिस्टम अपना खाना खुद बनाता है। इसका मतलब खुद से ही वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहा है, इसलिए कहा गया सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम इकोसिस्टम के पास होता है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, टाइप देखते हैं। इकोसिस्टम के दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की तो नेचर में मिलने वाला इकोसिस्टम। नेचर में दो तरह के इकोसिस्टम की बात करते हैं। एक वो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, टेरेस्ट्रियल, इसमें एग्जांपल है डेजर्ट, मरुस्थल, वहाँ पर भी होती हैं, छिपकलियाँ भी होती हैं वहाँ पर भी पेड़ पौधे उगते हैं। दूसरी बात, वहाँ पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, पर अमाउंट में बहुत कम होता है, ग्राउंड वाटर लेवल कम होता है। ग्रासलैंड जहाँ पर घास उगती है वहाँ पर भी कीड़े होते हैं, वहाँ पर भी चूहे आ सकते हैं, है ना। फॉरेस्ट को देखो, जंगलों, अभी अभी फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया, तो ये सब ज़मीन से जुड़े हुए लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम है, मतलब नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। अब नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, पॉन्ड, लेक, तालाब, झीलें, ये सब। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नाम से ही पता लग रहा है कि ये मैन मेड है, इंसान ने बनाया है। क्या इंसान भी इकोसिस्टम को बना सकता है, आइए देखते हैं। टेरेस्ट्रियल ज़मीन से जुड़े हुए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में पहला है गार्डन। इंसानों ने गार्डन को बनाया है। आप गार्डन को देखते हैं आज कितना सुंदर दिखता है, जिसमें आप वॉक करने जाते हैं। उसमें आप वॉक इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंसानों ने उसे सेफ बनाया है। जंगल, क्या आप उसमें वॉक कर सकते हैं? उसमें अगर आप वॉक करेंगे तो उसमें शेरों का लंच टाइम हो जाएगा, है ना। इसलिए गार्डन, नर्सरी, ये नर्सरी किसको बोला गया है सर, क्लास को, चलो उसमें पढ़ते नहीं। ये नर्सरी क्लास, मेरा मतलब नर्सरी क्लास नहीं है, ये नर्सरी जैसे प्लांट की नर्सरी होती है जहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है, वो है। वो भी इंसानों ने ही बनाया, डेवलप किया है। और एग्रो सिस्टम, जहाँ भी शब्द एग्रो आया आपकी साइंस में, वहाँ आप समझ जाना खेती की बात हो रही है, मैंने बड़े बड़े खेतों की बात हो रही है। तो बड़े बड़े खेत जो हैं, मैंने यहाँ नाम क्या लिया, बड़े बड़े खेत, खेत बड़े ही तो होते हैं। लार्जेस्ट, इंसान के द्वारा बनाया गया, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे बड़ा एग्रो सिस्टम ही है जिसको इंसान ने बनाया है। इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा इकोसिस्टम एग्रो सिस्टम है। क्या बोला मैंने, इंसान के द्वारा बनाया गया, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में सबसे लार्जेस्ट एग्रो सिस्टम है। साथ में एक्वेटिक की बात करें, मतलब जिसमें पानी हो, ऐसा सिस्टम जहाँ पर पानी ज़्यादा संबंधित हो, मतलब पानी के साथ संबंध है। एक्वेरियम, एक्वेरियम घरों में बनाए जाते हैं, कांच के बड़े से बर्तन होते हैं, कंटेनर, जिसमें फूड आप ऊपर से डालते रहते हो, हाँ या नहीं। उस पानी को लगातार साफ़ किया जाता है, वहाँ पर मछलियाँ पनपती हैं। खैर पनपती तो क्या है, वो आप मार्केट से लाते हो, उन्हें वहाँ जिंदा रखते हो, लेकिन कुल मिलाकर आप कुछ वैसा नज़ारा अपने घर में छोटे से शोकेस के रूप में बना रहे हो, जैसा नज़ारा रियलिटी में समुद्रों में होता है, राइट। तो वह भी इकोसिस्टम है, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद की ज़िंदगी खुद से चल रही है। नहीं, बस इंसानों ने बनाया है तो इंसान को उसकी केयर टेकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ नेचर ने बनाया है तो नेचर अपने आप अपनी केयर टेकिंग कर लेती है। आगे समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, अभी आपके सामने मैंने बात रखी, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। पहले बात करता हूँ बायोटिक, पहले एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। शब्द आ रहा है ए बायो, ए मतलब नहीं, बायो मतलब जीवन, तो एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें जीवन का वास नहीं होगा। इनको फिजिकल फैक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी फिजिकल अपीयरेंस कहीं ना कहीं है। कैसे है समझाता हूँ, या फिर ये फिजिकली या फिर फिजियोलॉजी में पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे करेंगे समझाता हूँ। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब इनमें जान नहीं बसती है, लेकिन ये जान दे सकते हैं। मर गए तेरे लिए, वो जान नहीं देनी है, मतलब किसी में ज़िंदगी वरदान दे सकते हैं, किसी को ज़िंदगी का, किसी को ज़िंदगी प्रदान कर सकते हैं, है ना। लाइट की बात करें, लाइट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट, सनलाइट की बात हो रही है, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको कहीं से नहीं मिल सकती है। दूसरा, यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ एल्गाज भी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड का प्रोडक्शन करेंगे। तो अल्टीमेटली लाइट से उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन किया, फूड का प्रोडक्शन किया। टेम्परेचर की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके लिए बहुत काम की है, हमेशा हमेशा ये लाइन काम आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ग्रेटली
इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस जगह में ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो हर तरह का प्लांट यहाँ नहीं रह सकता। आप खुद सोच कर देखो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पानी टिक नहीं पाएगा, अगर पानी टिक नहीं पाएगा तो वाटर में डिजॉल्व्ड गैसेस भी नहीं रह पाएंगी। अब रूट्स क्या करती हैं, रूट्स नीचे से ज़मीन से पानी को ऑब्जर्व करती हैं। अगर पानी नहीं रहेगा हाई टेम्परेचर की वजह से, तो क्या प्लांट्स पानी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर प्लांट्स पानी नहीं ले पाएंगे तो अपनी ज़िंदगी कायम नहीं रख पाएंगे, है या नहीं? तो और एनिमल्स की बात करें, वो जंगल जहाँ पर आग लग जाती है, टेम्परेचर अचानक ही बढ़ जाता है, क्या वहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं? नहीं रह पाते। मतलब एनिमल्स का और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटली अफेक्ट होता है। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर टेम्परेचर एनिमल्स और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट थिंग, एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं उसके संबंध क्या है इकोसिस्टम से? सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो उससे फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे जब लाइफ प्रोसेस पढ़ाएंगे। दूसरा, ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ये रेस्पिरेशन में काम आती है। रेस्पिरेशन अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हो, आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इंसान या कोई भी जीव जब रेस्पिरेशन करता है तो उस दौरान उसने जो भोजन खाया हुआ होता है वो भोजन उसकी सेल के अंदर जाता है और ऑक्सीजन गैस उस भोजन के साथ जाती है, तो भोजन तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी चीज़ को रेस्पिरेशन कहा गया। अब जब वो भोजन टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो फिर उससे निकलती है एनर्जी, और उस एनर्जी से जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करता है। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में। और नाइट्रोजन की बात करें तो आप जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, आप जो फूड पार्टिकल्स खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन ही होती है। बहुत बड़ी बात है, उसमें नाइट्रोजन ही होती है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो मेड अवेलेबल टू द प्लांट्स बाय बैक्टीरिया। ज़मीन के अंदर रूट्स के साथ में जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सारी नाइट्रोजन को प्लांट्स की रूट्स को देते रहते हैं। अगर प्लांट्स के पास नाइट्रोजन होगी तभी तो उनसे जो फ्रूट्स निकलेंगे उन फ्रूट्स के थ्रू आप उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करोगे। आप नाइट्रोजन को कंज्यूम करोगे तभी तो आपका शरीर काम करेगा। देखिए, वाटर की बात करते हैं तो वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। जल के बिना क्या है? जल ही जीवन है। जल बचाइए। काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी आपने। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लाइफ के लिए एसेंशियल है। दूसरी बात, बेसिस फॉर सर्वाइवल इन डेजर्ट एरिया। अगर आप डेजर्ट एरिया को देखो आम जगहों पर तो पानी अच्छे खासे अमाउंट में होता है, लेकिन डेजर्ट एरिया का क्या? वहाँ पर तो पानी होना और होना एक ही बात जैसी है, लेकिन वहाँ पर थोड़े बहुत अमाउंट के पानी के बाद भी वहाँ के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो पानी की ज़रूरत तो वहाँ भी है ना, तो वहाँ तो जीवन का आधार हो गया। वहाँ तो अगर जीवन चल रहा है तो पानी के बलबूते पर ही चल रहा है, वरना बिल्कुल भी जीवन ना चलता। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आता है बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें लिविंग कंपोनेंट आते हैं। और लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं आराम से समझते हैं, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, ये दोनों एक ही शब्द हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस करेंगे, है ना, या फिर अपना फूड खुद से बनाएंगे, इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है या फिर ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन या फिर पोषण। अपना पोषण स्वयं से ही बनाने वाले जीव ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या फिर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, एक फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता है, फिल्म को प्रोड्यूस करता है, उसके लिए पैसा देता है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा अपने आप का फूड के प्रोडक्शन के लिए। तो पहली बात, फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वही सब ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। दूसरी बात, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से दो चीज़ें बनती हैं। एक फूड बन गया, लाइक ग्लूकोज बन गया, साथ में बन जाती है ऑक्सीजन गैस, ताकि एनवायरनमेंट में आएगी और हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कौन है वो जीव जिन्हें प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा? वो है हमारे ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो, हो सकता है 1 नंबर के MCQ में आपसे पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको अभी से सिखा देते हैं, आपको याद करा देते हैं। इसका पहला पकड़ो B, फिर G, फिर A, ब्लू ग्रीन एल्गा, BGA, बाबूराव गणपतराव आपटे रे बाबा। तो BGA का मतलब बाबूराव गणपतराव आपटे नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। क्लियर? तो ब्लू ग्रीन एल्गा और ग्रीन प्लांट्स ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इन्हीं जीवों को आप प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ कहते हो। नेक्स्ट थिंग, कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला। हम जब दुकान पर जाते हैं तो फिर हम कंज्यूमर कहलाते हैं। इसका मतलब हम बने बनाए मटेरियल को उठाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मटेरियल किसी ने बनाया होगा ना, तभी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उस मटेरियल को बनाया थोड़ी है, सीधा सीधा किसी से लिया है, पर किससे, जिसने बनाया होगा उससे। तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो खाना बनाते हैं उन पर डिपेंड रहेगा। हेटेरो मतलब विषम, ट्रॉफ का मतलब पोषी,
मतलब ऐसे पोषण प्राप्त करने वाले जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब बात आती है कि कंज्यूमर या फिर हेटेरोट्रॉफ किस पर डिपेंडेंट है? जिसने बनाया है फूड। फूड कौन बनाता है? प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ। तो मैंने लिख दिया डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर न्यूट्रिशन। तो कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द न्यूट्रिशन। क्लियर है क्या? इसके एग्जाम्पल के लिए आपको 4 कैटेगरीज पढ़ने को मिल रही हैं। पहली कैटेगरी है हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे करके पोजीशंस होती हैं। हम समझो हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है हर्ब को खाने वाले। हर्ब मतलब होता है शाक। शाक का मतलब होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन समझते हो? एक प्लांट का ग्रीनरी वाला पार्ट जहाँ तक फैला होता है ना, उसी चीज़ को वेजिटेशन कहा जाता है। तो फिर हर्ब मतलब हो गया वेजिटेशन, कायिकता, हरे रंग का भाग प्लांट का। वोरस मतलब खाने वाला। हर्बीवोर एक ऐसा जीव है, मतलब एक ऐसा जीव हर्बीवोर कहलाएगा जो कि हर्ब को खाता है। हर्ब को मतलब शाक को खाता है, ग्रीनरी को खाता है, ठीक है। उसी को प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाएगा, है ना। अब जो ग्रीन प्लांट है वो किससे बन रहा है? प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ। वो ग्रीन प्लांट ही तो है। अपना बॉडी मास, एक प्लांट बड़ा हो रहा है धीमे धीमे। वो क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि वो अपना फूड सिंथेसिस कर रहा है खुद से, है ना। उसको ऑटोट्रॉफ भी तो कहा जा रहा है, अपना भोजन बना रहा है वो खुद से। तो हर्बीवोरस ने या फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने क्या किया? ओनली ईट ग्रीन प्लांट्स। मैंने कहा ना ग्रीनरी को खाने वाला हर्बीवोर होगा, तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाने वाला ही आपका हर्बीवोर होगा। मैं कहूँ क्या बकरी एक हर्बीवोर है? बिल्कुल है, क्योंकि वो घास भी खा सकती है, वो प्लांट की पत्तियां भी खा सकती है। वो सिर्फ हरे हरे प्लांट के पार्ट को खाएगी और कुछ नहीं। दूसरी बात, एग्जाम्पल कैटल्स एंड डियर आपके सामने। हिरण हो या फिर कैटल्स लाइक मवेशी, उसमें गाय हैं, भैंस है, ये सब क्या करते हैं? हरी पत्तियों को, हरे चारे को, इन सबको खाना पसंद करते हैं। दूसरी बात, कार्निवोरस की बात करें। कार्निवोरस शब्द जुड़ा हुआ है चीर फाड़ के खाने वाले, मांसाहार करने वाले। इसका मतलब ये मीट को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जिनको हर्बीवोर कहा गया, और घास खाने वाले या फिर हरे प्लांट्स को खाने वाले। कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, ये खाते हैं मीट को। तो अब मीट किस में है? इसमें जैसे कैटल्स हैं, डियर हैं, इन सब के अंदर मीट ही तो है। इनका शरीर मीट से ही तो बना है। अरे भाई हमारा शरीर मीट ही तो है। तो कैटल्स और डियर को खाने वाले, मतलब हर्बीवोरस को खाने वाले कौन? कार्निवोरस। तो कार्निवोरस में एग्जांपल आएगा डॉग, कैट, टाइगर। ये क्या करते हैं? आप खुद देखो, डॉग, कैट, टाइगर। डॉग जो है, कुत्ता भी, वैसे तो कुत्ता आपके सामने वेज खा लेगा, लेकिन अगर कोई जीव मर गया है तो कुत्ता उसके शरीर को चाटता और खाता रहता है कॉन्टिन्यूसली, जबकि उसमें स्मेल आ रही होती है। कैट भी ऐसा करती है, चूहों को खाने का काम। टाइगर भी ऐसा करता है, हिरण को खाने का काम नहीं है। तो फिर ये सब क्या कर रहे हैं? हर्बीवोर को खा रहे हैं, है ना। तो हर्बीवोर क्या करेगा? ऑटोट्रॉफ्स का, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहेगा अपने खाने के लिए, सिर्फ हरे हरे प्लांट्स खाएगा। कार्निवोर क्या करेगा? इन हर्बीवोरस को खाएगा, मतलब डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोरस। एग्जांपल डॉग, कैट एंड टाइगर। ओमनीवोरस, ये जो ओमनी होती है, ओमनी गाड़ी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ओमनी गाड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना, है ना। वैसे ओमनी गाड़ी नहीं, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, नोमनी गाड़ी, पोमनी गाड़ी, चौमनी गाड़ी। देखी होगी ना, समझ गया ना कौन सी गाड़ी। तो वो जो गाड़ी है, वो गाड़ी या तो आपको नज़र आती है इस तरीके से कि बहुत सारे लोगों को ले जा सकती है अपने अंदर बिठाकर, है ना, कि मतलब भला कर रही है लोगों का। और दूसरी जगह पर वही गाड़ी आपको फिर चलो छोड़ो। तो कुल मिला के 2 काम करती दिख रही है ना वो गाड़ी, एक अच्छा सा और एक चलो छोड़ो। तो ओमनीवोरस की बात करें तो डिपेंडेंट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो प्लांट पर भी डिपेंडेंट है, एनिमल पर भी डिपेंडेंट है। क्लियर है क्या? ओमनीवोरस क्या है? जो प्लांट पर भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं। ऐसा एग्जांपल, आप कुत्ते को देखो, आप इंसान को देखो, वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है। प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब वेज खाएगा। एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब नॉन वेज खाएगा। डॉग भी ऐसे ही करता है। डॉग को आप नॉन वेज भी खिला सकते हो, वेज भी खिला सकते हो, दोनों खा लेता है। तो ओमनीवोरस कहलाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट की बात करते हैं तो पैरासाइट क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन द लिविंग होस्ट। अब तक आपने जीव देखे ओमनीवोरस, ये प्लांट को खा सकता था, एनिमल को खा सकता था, लेकिन जिंदा एनिमल को नहीं खा रहा। ये ह्यूमन हो या फिर डॉग हो, ये सब जिंदा एनिमल को, कि भाई जिंदा एनिमल उसको चबा के खा गए, ऐसा नहीं करते हैं कभी भी। ये लोग मारते हैं उस जीव को, मरे हुए जीव को खाते हैं। लेकिन पैरासाइट क्या है? इसको कोई जिंदा होस्ट चाहिए। होस्ट समझते हो, है ना, आई एम योर होस्ट। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ, मैं आपके लिए पेश हूँ, आपकी खिदमत में पेश हूँ, आपको समझाऊंगा हर एक बात, है ना। तो लिविंग होस्ट, कोई जिंदा होस्ट है,
उसको खाएंगे। माने कोई जिंदा जीव है ना, वो इनके लिए एज अ होस्ट काम करता है, मेहमान नवाजी करने का काम करता है। तो ये मेहमान बन के जाते हैं और उसके ऊपर परेशान करते हैं। अब बात यह है कि ये मेहमान बन के किस तरीके से जाते हैं, दो तरीक़ों से, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, एक्टो मतलब बाहर, माने ऐसा पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं। एग्जाम्पल में टिक्स, माइट्स, लाइस और कस्कोटा, ये चारों चीज़ें हैं ना, आप इनकी डायग्राम गूगल पे देख सकते हो, बट मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। टिक्स और माइट्स तो आपको एक जैसे ही दिखेंगे, कीड़े जैसा दिखेंगे थोड़े बहुत, लेकिन लाइस ये खोपड़ी में आने वाली जुएँ जो होती है ना, ये वही है। और कस्कोटा अमरबेल है, ये प्लांट में पाए, ये प्लांट्स का है, ये प्लांट्स के लिए एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि बेल की तरह अमरबेल नाम है इसका। तो अमरबेल है, ये बेल जैसी है, बेल जैसी, बेल समझते हो ना, तो लिपट कर एक बार शुरू होगी तो अंत नहीं होगा इसका, लिपटती चली जाएगी। तो अमरबेल है ये, तो किसी ना किसी पर सहारा बनकर ये लपटती है। उसके बाद एंडोपैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की, लिविंग होस्ट की बॉडी में जा रहे हैं। एग्जाम्पल टैपवर्म और राउंड वर्म। आप इन सब के डायग्राम गूगल से देखोगे, आपको थोड़ा और अच्छा ज्ञान मिलेगा। दूसरी बात, डीकम्पोजर, डी मतलब रिमूवल, कंपोज मतलब कंपोजिशन, है ना, कंपोजिशन मतलब संगठन, है ना, कोई चीज़ बनी हुई है, इसको इसका डीकम्पोजिशन करना है, मतलब इसको तोड़ना है। सीधा सीधा डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करने वाला, तोड़ने वाला। इसलिए यहीं पर इंपॉर्टेंट शब्द आया ब्रेक डाउन और ईट डिकेइंग मटेरियल। डिकेइंग मतलब होता है सड़ता हुआ, है ना, तो सड़ते हुए मटेरियल को खाने वाले या सड़ते हुए मटेरियल को ब्रेक डाउन करने वाले वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हमारे डीकम्पोजर। एग्जाम्पल आपके सामने बैक्टीरिया और फंजाई। क्लियर? तो फंगस हो या बैक्टीरिया हो, ये दोनों ही चीज़ों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, उन्हें खा जाते हैं, है ना। दूसरी बात, रोल ऑफ डीकम्पोजर इन एनवायरनमेंट। अब डीकम्पोजर का रोल क्या है, मैं आपको नॉर्मल सी बात समझाता हूँ। एक पेड़ की पत्ती गिरी, ये प्लांट का हिस्सा था, टूट गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, पड़ी है ज़मीन पर। दूसरा, एक जानवर मरा, अब बैक्टीरियाज ने इस जानवर को ख़त्म कर दिया, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सड़ाते गए, गलाते गए, उसको खाते गए, एक टाइम बाद वो जानवर साफ़ हो जाएगा, पड़े। वहीं पे वो जो पत्ती है, उस पत्ती को भी सड़ाने वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो डीकम्पोजर जो बैक्टीरिया और फंगस हैं, ये सब कर क्या रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं, एक तरीके से सफाई कर्मी होगा ये लोग, है ना। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, अब रिसाइकलिंग कैसे वो समझाता हूँ। जो फंगस या बैक्टीरिया है, मान लो कोई जीव मरा हुआ है यहाँ पे, फंगस और बैक्टीरिया ने उसको सड़ाया, गलाया, सड़ाने गलाने से उसको खाए जा रहे हैं, है ना, और साथ साथ खाने के साथ अपना खुद का बैक्टीरिया, खुद का भी तो एक्सक्रीटा बाहर निकालेगा। तो जो उसका एक्सक्रीटा होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, ज़मीन पे जाएगा। और ज़मीन पर जो जाएगा तो उस एक्सक्रीटा में इनके कुछ एलिमेंट्स भी तो होंगे जो इन्होंने, भाई ये जीव जब जिंदा था तो उसने बहुत घास खाई, एक बकरी है मान लो, उसने बहुत घास खाई, तो क्या होगा, इसने घास के थ्रू ज़मीन से न्यूट्रिशन लिया, इसके मरने के बाद सारा न्यूट्रिशन कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में। तो ज़मीन में इसका न्यूट्रिशन कब जाएगा, जब इसको सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा, इसके बड़े बॉडी को छोटे छोटे बॉडी में पाट दिया जाएगा और इसकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन ज़मीन में चला जाएगा। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल हो रही है, ज़मीन से निकाला था न्यूट्रिशन बकरी ने, वहाँ पर ज़मीन को मिल गया, तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन हुई, रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल हुई। फिर क्लीनिंग अप सराउंडिंग्स बाय डिकम्पोजिंग, तो डिकम्पोज किया, इसको सड़ा दिया, तो सराउंडिंग्स को क्लीन कर दिया ना। इसी के साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मुकाम की तरफ। फूड चेन की बात करते हैं हम। नाम से पता लग रहा है चेन, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए क्या है फूड चेन। ये ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको, ग्रास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया लॉयन ने, तो एक चेन बन रही है ना कॉन्टिन्यूसली, है ना। किसकी चेन है सर? ऑर्गेनिज्म की चेन है। ग्रास भी ऑर्गेनिज्म है, डियर भी ऑर्गेनिज्म है, लॉयन भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म की चेन है। कैसी चेन है? सीधी या फिर गोल? सर सीधी चेन है, एक डायरेक्शन में जा रही है, राइट, एक सीक्वेंस है। सीधी चेन कहने का मतलब एक सीक्वेंस है। तो देखो, अच्छा दूसरी बात, ये ग्रास, डियर और लॉयन, अगर मैं इसको डायग्राम से आपको एक बार बना के दिखाऊं, लाइक ये बना दी मैंने ग्रास, ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया डियर मान लो, और यहाँ मैंने बना दिया लॉयन, है ना। यहाँ मैंने बना दिया मान लो सूरज चाचू, क्या बना दिया? सूरज चाचू, इनसे सनरेज निकलती है ना, ठीक है। दूसरा यहाँ मैंने बना दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और यहाँ मैंने मिट्टी बना दी, सॉइल। इस सॉइल के अंदर आपका वाटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हो क्या रहा है वो सुनो भाई, ये जो वाटर है, इस वाटर में ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिलहाल वाटर में मिनरल्स जो हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं। माने इसने पहले वाटर को लिया, सही है क्या, वाटर को लिया,
कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिया और जो सन रेज आ रही है उसको भी ले रहा है। तो सन रेज से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ये जो ग्रास है वो ग्रास क्या करेगी, फलेगी फूलेगी, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस से क्या करेगी, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगी, मतलब एनर्जी बनाएगी, है ना। जो एनर्जी बनी है तो डियर जब इसको खाएगा तो सारी एनर्जी डियर में चली जाएगी ना, है ना। लेकिन हाँ, कुछ एनर्जी इसमें रेस्पिरेशन के रूप में खर्च हो जाएगी। रेस्पिरेशन क्या है सर, फूड को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि उससे एनर्जी लिबरेट हो और उस एनर्जी से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। हम जिंदा क्यों है पता है, खाना खा रहे हैं इसलिए नहीं। जो खाना हम खा रहे हैं ना, वो खाना टूटने के बाद हमारी सेल्स में जा रहा है और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन भी उस सेल में जा रही है। तो उस सेल में हमारा खाया हुआ खाना भी, न्यूट्रिशन भी जा रहा है, ग्लूकोज भी जा रहा है और ऑक्सीजन भी जा रही है। तो ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी निकल के आ रही है बहुत सारी, उस एनर्जी से हम जिंदा हैं। तो देखो ये CO2, सनलाइट और वाटर, मिनरल्स, इन सब की मदद से इस ग्रीन प्लांट ने क्या बनाया, अपना ग्लूकोज बनाया। और जो ग्लूकोज है एनर्जी बनी, इस प्लांट के भी काम में आ गई, इसको ग्रो करवाने में, इसके रेस्पिरेशन में, और बची हुई एनर्जी डियर ने खा ली। अब डियर भी जब भागेगा, दौड़ेगा, रेस्पिरेशन करेगा, उसका डाइजेशन भी होगा, एक्सक्रीशन होगा, तो उसके बॉडी की फिजियोलॉजी में काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और बची हुई एनर्जी अगर लॉयन उसको खा जाता है तो लॉयन तक वो एनर्जी डिलीवर हो जाएगी। फिर लॉयन का भी सेम, लॉयन भी एक्सक्रीशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसकी बॉडी में कई सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना, हार्ट बीट उसका भी करेगा, हाँ या नहीं। तो और हार्ट, लॉयन मूवमेंट भी कर सकता है, तो बॉडी से भी उसके काम होंगे, इसलिए उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन जैसे ही लॉयन मरेगा सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, अपनी मिट्टी में, हाँ या नहीं। तो ये सब इकोसिस्टम ही तो है। इकोसिस्टम क्या है सर, एक ज्योग्राफिकल एरिया। क्या ये एरिया है, हाँ है। इस एरिया में बायोटिक कंपोनेंट है, हाँ सर है। क्या एबायोटिक कंपोनेंट है, हाँ सर है। ये रहा, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है, सनलाइट, CO2 और वाटर। बायोटिक मतलब जिंदगी रखने वाले, ग्रास, डियर, लॉयन, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट का होना, एबायोटिक कंपोनेंट का होना और एक ज्योग्राफिकल एरिया का होना, साथ ही साथ इन एबायोटिक का बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में इंटरेक्शन, इसके और इसके इंटरेक्शन के साथ फूड बना, इसके और इसके इंटरेक्शन से एनर्जी आगे पहुंची, इसके इंटरेक्शन से एनर्जी आगे पहुंची, इसके और सॉइल के इंटरेक्शन से, बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन से एनर्जी आगे पहुंची, हाँ या नहीं। तो इंटरेक्शंस चल रहे ना। तो ये फूड चेन में एक हिस्से से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये सब इकोसिस्टम में हो रहा है और इसके लिए जो चेन बन रही है, इसमें एक के बाद एक सीरीज में ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं। जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। अ लीनियर सीक्वेंस, एक लाइन में चलने वाला सीक्वेंस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट आया जा रहा है। अ लीनियर सीक्वेंस किसका, ऑर्गेनिज्म का। ग्रास भी ऑर्गेनिज्म है, डियर भी ऑर्गेनिज्म है, लॉयन भी ऑर्गेनिज्म है। अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन एन इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम है। बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है और इंटरेक्शन हो रहा है। वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर हो रहा है। सेम डियर से लॉयन में हो रहा है ना। तो इसी चीज को फूड चेन कहा गया, समझे। आपके सामने एग्जांपल है, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने। क्लियर। नेक्स्ट चीज, ट्रॉफिक लेवल क्या है। लेवल का मतलब होता है पोजीशन। किसकी पोजीशन, फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको, फूड चेन में ऑर्गेनिज्म ने पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनिज्म ने पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनिज्म ने पार्टिसिपेट किया। तो फूड चेन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनिज्म को एक पोजीशन दी हुई है, एक लेवल दिया हुआ है, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को आगे वाले ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करेगा। देखो, तो ट्रॉफिक मतलब जब भी आता है इसका संबंध है न्यूट्रिशन से, ग्रोथ से। क्लियर। बायोलॉजी में ट्रॉफिक का मतलब हमेशा ग्रोथ से या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है सर, ये पोजीशन है किसकी, उस ऑर्गेनिज्म की। वो ऑर्गेनिज्म कहाँ का है, फूड चेन का। तो इस फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को शो किया गया है ट्रॉफिक लेवल नाम देकर। आगे समझिए, इस पोजीशन पर रहकर करेगा क्या ये ऑर्गेनिज्म, यहां से अगले लेवल पर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। फिर ये ऑर्गेनिज्म भी, इस फूड चेन का ये ऑर्गेनिज्म भी क्या है, ट्रॉफिक लेवल रखता है अपने पास में, जहां से रहकर ये अपनी एनर्जी को, अपने न्यूट्रिएंट्स को आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर करेगा। क्लियर है क्या। ये डेफिनेशन हो गई आपकी ट्रॉफिक लेवल की। आपके सामने आप इसे पढ़कर देखिए, हमने आपको सार समझा दिया। आगे समझिए, हमने लेवल रखे हुए हैं
ट्रॉफिक लेवल में लेवल्स रखे हुए हैं कुल 4, उनमें से फर्स्ट लेवल को हम नीचे रखते हैं। अभी इस डायग्राम को एक बार गौर से देखो, हम आपको आगे पढ़ाएंगे एक शब्द जिसे हम कहेंगे पिरामिड। अगली स्लाइड पर हम पिरामिड लेकर आने वाले हैं। ये पिरामिड शेप का दिख रहा है ना, हाँ हम जानते हैं कि एज इट इज पिरामिड ऐसा नहीं होता है, बाकायदा ये 2D चीज़ है, एक 2 डायमेंशनल चीज़ है। ये y डायमेंशन, x डायमेंशन, 2 डायमेंशन है हमारे पास में, 3 डायमेंशन नहीं है जिससे हम आपको दिखा सकते हैं कि पिरामिड एक्चुअली कैसा है। बट मिस्र की मूवीज़ में आपने, मेरा मतलब मिस्र पे बेस्ड मूवीज़ में आपने पिरामिड्स देखे हैं। तो यह पिरामिड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे करके क्या चल रहा है, एक लेवल चल रहा है, ट्रॉफिक लेवल इसी को कहा गया है। इसमें सबसे पहले लेवल पर अपने प्रोड्यूसर को रखा है। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है, फूड को बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बेस पर आप उसे ऑटोट्रॉफ भी तो कहते हो, अपना भोजन खुद बनाने वाले जीव। फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, पहली बार कंज्यूम करने वाले। पहली बार कंज्यूम करने वाले किसे कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर खा जाएगा। मैंने शॉर्ट में टर्शियरी लिख दिया, ठीक है। इसलिए हमने फर्स्ट लेवल पर किसको रखा, प्रोड्यूसर को। अब सोचने वाली बात, शुरुआत तो ऊपर से होती है पिरामिड की, फिर आपने नीचे से क्यों रखा, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल में आपको भी याद रखना है कि प्रोड्यूसर से ही स्टार्टिंग करनी है, आपको पिरामिड की शुरुआत नीचे से ही करनी है। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। आपने पहला कदम रखा यहाँ पे, दूसरा कदम रखा यहाँ पे, तीसरा कदम रखा यहाँ पे, चौथा कदम रखा यहाँ पे। तो सीढ़ी से आप नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए पहला कदम प्रोड्यूसर पे रखते हो ना, समझ गए। तो प्रोड्यूसर से ही आपको शुरुआत करनी है और प्रोड्यूसर हमेशा नीचे से लिखना शुरू करना है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी लेवल के कंज्यूमर को आपने हर्बीवोर कहा, फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया। सेकेंडरी लेवल के कंज्यूमर ने इस प्रोड्यूसर को खा लिया। प्रोड्यूसर क्या होंगे, हर्ब। हर्ब मतलब होता है शाक, शाक मतलब होता है ग्रीनरी, शाक मतलब देखो, हर्ब मतलब होता है शाक, शाक मतलब होता है ग्रीनरी, समझ गए हो क्या, ग्रीनरी मतलब हरा भरा क्षेत्र। तो हरा भरा क्षेत्र तो प्रोड्यूसर है यार, हरे पौधे तो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर को किसने खाया, हर्बीवोरस ने। प्रोड्यूसर को आप हर्ब भी तो कह सकते हो, हर्ब मतलब शाक, शाक मतलब हरे, हरे पौधे, हरे पत्ते, है ना। तो हरे पौधों और पत्तों को खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं। पहली बार कंज्यूम किया ना इन्होंने, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाली ये पहली बार कंज्यूम किया, इसलिए इनका नाम प्राइमरी कंज्यूमर भी पड़ गया। दूसरी बात आप यहाँ देखो, थर्ड लेवल का जो हमारा है उसे कार्निवोरस कहा या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कहा। इसको कंज्यूम करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को करने वाला कंज्यूम सेकंड कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जिसने कंज्यूम किया वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस के एग्जांपल क्या बताएं आपको थोड़ी देर पहले, सर गाय भैंस ये सब है ना। और कार्निवोरस के एग्जांपल है शेर, चीता। शेर चीता गाय भैंस को आराम से खा जाते हैं ना। तो कार्निवोरस जीव हर्बीवोरस जीवों को खाते हैं, क्लियर है क्या। तो कार्निवोरस ने हर्बीवोरस को खाया, इसलिए कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह रहे हो। अब इसके ऊपर आता है टर्शियरी लेवल का कंज्यूमर, जो कि कार्निवोरस को भी खा जाएगा या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा जाएगा, ठीक है। ये 4 लेवल हमारे रहते हैं। अब इसमें हम आगे चर्चा करते हैं अपने एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो से संबंधित 3 बातें भी पढ़नी है। देखिए एनर्जी फ्लो बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स, तो ये ट्रॉफिक लेवल ही तो है। यहाँ की एनर्जी यहाँ चली गई, यहाँ की एनर्जी यहाँ चली गई, यहाँ की एनर्जी यहाँ चली गई। ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ऊपर नीचे जा रही है। दूसरा फूड चेन, फूड की चेन भी तो ऐसे ही बन रही है। फूड की चेन बन रही है तो यहाँ से यहाँ फूड जा रहा है ना, समझे। अब देखो पहला पॉइंट, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन। आप देखो यहाँ से एनर्जी यहाँ गई, यहाँ से एनर्जी यहाँ गई, यहाँ से एनर्जी यहाँ गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि यहाँ मिट्टी से जो भी मतलब मिट्टी में मिनरल्स थे वो इस तक पहुंचे, उसके बाद इसने दोबारा मिनरल्स यहाँ दे दिए। नहीं, ग्रास ने जो एनर्जी डियर को दे दी, डियर ने वो एनर्जी वापस ग्रास को दे दी। ऐसा तो नहीं हुआ था ना। डियर ने लॉयन तक एनर्जी पहुंचाई, मतलब लॉयन ने डियर को खा लिया तो लॉयन ने डियर की एनर्जी ले ली। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लॉयन ने दोबारा डियर को उगल दिया कि ले भाई डियर तेरे को दोबारा जिंदा कर दिया, तेरी एनर्जी वापस ले ले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। माने एनर्जी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, सही कह रहा हूँ क्या। तो एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फूड चेन में, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, ग्रीन प्लांट्स की बात अगर हम करें, लाइक जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं, तो आने वाली सनलाइट, देखो सनलाइट आ रही है 100%, लेकिन जो ये ग्रीन प्लांट्स होंगे ना, ये सनलाइट का सिर्फ 1% ही कैप्चर करते हैं। माने सनलाइट कितनी भी एनर्जी भेज दे, इनको सिर्फ 1% से मतलब है, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर इन्होंने 100 जूल भेजी, सनलाइट से 100 जूल एनर्जी निकल कर आई, तो 100 जूल का 1% कितना होता है, 100 जूल
का मतलब मल्टीप्लाई 1% के लिए नीचे 100 लगा दो, आसान तरीका है। किसी का परसेंटेज निकालना होता है ऐसा करते हैं, है ना। 100 जूल का 1%, 100 जूल का मतलब मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय परसेंट के लिए 100 लगा दो। तो सनलाइट से 100 जूल एनर्जी आई, उसका 1% कितना है, ये से काटा 1 जूल आया आंसर। समझे क्या मतलब, अगर 100 जूल एनर्जी सन से निकलती है तो ग्रीन प्लांट्स उसका सिर्फ 1% ही कैप्चर करते हैं, लेते हैं। और अगर सनलाइट जो 1% एनर्जी ली है प्लांट्स ने, तो उस एनर्जी को लेकर करेंगे क्या, भागना नहीं, उस एनर्जी को लेकर ये फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर है क्या, है ना। आगे समझिए 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ये देने वाले हमारे भाई साहब है लिंडमैन, ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है महान, इन्होंने 10% एनर्जी लॉ दिया था। अब मैं आपको इसके पहले एक बार ही समझा देता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए काम, फिर दोबारा एग्जांपल समझेंगे, पर पहले समझो। ये जो एनर्जी इन्होंने ली है, पहले मुझे बताओ सन ने कितनी एनर्जी भेजी थी। सर 100% एनर्जी भेजता है सन तो, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कितनी एनर्जी ले रहे हैं यहाँ पर, सर वो सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं। और जो ग्रासेस हैं वो जब आगे एनर्जी को भेजेंगे तो ग्रासेस को रेस्पिरेशन भी तो होगा। ग्रासेस अगर रेस्पिरेशन करेंगे, ग्रीन प्लांट्स अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो ये खुद भी तो एनर्जी वेस्ट करेंगे, इनकी एनर्जी आगे पहुंचेगी तो कम पहुंचेगी ना। तो डियर ने एनर्जी ली, डियर में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे बॉडी वाले प्रोसेस चल रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, तो डियर के अंदर भी इसकी ली हुई सारी एनर्जी तो सेव नहीं रहेगी, खर्च होती रहेगी। अब इसने डियर को खाने वाले लॉयन के पास और कम एनर्जी पहुंची है। फिर लॉयन ने भी भागा दौड़ी मचाई होगी काफ़ी सारी, उसकी बॉडी के फंक्शंस भी काम कर रहे हैं, तो लॉयन की एनर्जी भी खर्च हो गई। और लॉयन जब मरा तो उसकी एनर्जी मिट्टी में पहुंची, तो मिट्टी से एनर्जी, मिनरल्स निकल तो काफ़ी सारे रहे थे, लेकिन मिट्टी तक पहुंची काफ़ी कम एनर्जी। समझ रहे हो क्या, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं यूज़ भी हो रही है कंटिन्यूसली हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। क्लियर। अब सुनो, this law states that only 10% of energy is passed on from one trophic level to the next in an ecosystem। इस इकोसिस्टम में मैं ये चीज मिटा देता हूं थोड़ी सी, जो इकोसिस्टम आप अपने सामने देख रहे हो, अब बार बार तो शायद नहीं बताना पड़ेगा इकोसिस्टम क्या है। तो इस इकोसिस्टम में, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी पहुंच रही है वो सिर्फ 10% पहुंच रही है। मैं 2 लाइनों को दोबारा एक बार पढ़ाता हूं आपको कि सर सन ने एनर्जी बनाई थी 100%, कितनी बनाई थी 100%, वो पहुंची ग्रीन प्लांट्स तक, लेकिन ग्रीन प्लांट्स ने ली सिर्फ 1%। और जो 1% एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के पास है, ये इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही आगे पहुंचाएंगे। क्या समझे, ग्रीन प्लांट्स इस 1% एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा आगे पहुंचाएंगे, और जो यहां पर ऑर्गेनिज्म होगा वो आगे के पर और 10% एनर्जी पहुंचाएगा। बस ये बात समझ में कम आई होगी, इसको मैथमेटिकल वैल्यू से समझोगे और ज़्यादा समझ में आएगी। आओ सेम चीज़ को हम यहाँ देखते हैं, इस एग्जाम्पल को यहाँ से क्लियर करते हैं। द रिमेनिंग 90% ऑफ एनर्जी, पर पहले इस एग्जाम्पल पे ही आओ। प्लांट्स, मान लो प्लांट्स के पास एनर्जी है 10⁵ है, ये 10⁵ जूल है एनर्जी के लिए यूनिट। 10⁵ जूल एनर्जी प्लांट्स तक मिली। अब प्लांट्स इसका सिर्फ 10% आगे पहुंचाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कामली हम इस बात को सुनते हैं कि प्लांट्स को खाया ग्रास हॉपर ने, टिड्डे ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ठीक है, अब प्लांट्स की बात करें तो इनके पास एनर्जी आई कितनी, मान लो इतनी आई है, 10⁵ जूल आई है एनर्जी। ठीक है, सन से आई है, इतनी एनर्जी आई है ना। ये 1% एनर्जी है, सन से आई हुई एनर्जी का सिर्फ 1% है। मान लो ये सन ने जितनी एनर्जी भेजी थी प्लांट्स ने इतनी ही ली उसमें से, तो 10⁵ जूल भेजी, इसका सिर्फ 10% यहाँ पहुँचना चाहिए, बाकी 90% बर्बाद हो जाना चाहिए। क्यों, ये प्लांट्स खुद की बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ना, रेस्पिरेशन होगा ना, तो प्लांट्स 90% एनर्जी को तो बर्बाद कर देंगे, 10% को आगे भेजेंगे। तो इसका 10% कैसे निकालोगे, देखो मैथमेटिक्स है। 10⁵ जूल ये रहा, 10⁵, इसका 10%, तो 1 0 से 1 0 गया, यहाँ 1 0 से 10⁵ उड़ाओगे तो 10 आएगा 4, तो 10⁵ जूल एनर्जी यहाँ पहुँचनी चाहिए। तो ग्रास हॉपर तक 10⁵ पहुँची है, ये 10⁵ हुआ, मैथमेटिक्स है। तो अब यहाँ से ग्रास हॉपर फ्रॉग तक एनर्जी देगा 10%, बाकी 90% को खुद की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में ये बर्बाद कर देगा। तो इसका 10% क्या होता है, 10⁵ का 10%, 1 0 से 1 0, और इस 1 0 से
1 कटेगा तो 10⁻³ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10⁻³ जूल एनर्जी पहुँची। अब इस एनर्जी में से फ्रॉग 10% एनर्जी स्नेक को देगा और बची हुई 90% एनर्जी फ्रॉग बर्बाद कर देगा, क्योंकि फ्रॉग के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है ना, रेस्पिरेशन है ना। तो 10⁻³ का 10% कितना होता है? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 10⁻² आ गया। तो 10⁻² मतलब 100 जूल एनर्जी स्नेक तक पहुंची। ये बात समझ में आई? मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म तक सिर्फ उस एनर्जी का 10% पहुंचाता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म तक अपनी एनर्जी का सिर्फ 10% पहुंचाता है। एक ऑर्गेनिज्म अगले ऑर्गेनिज्म तक अपनी एनर्जी का सिर्फ 10% पहुंचाता है। बाकी की 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल मतलब धीमे धीमे समय के साथ ग्रेजुअल डिक्रीज चल रहा है एनर्जी का फूड चेन के अंदर, तो सिर्फ 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल बन पाएंगे। 100 जूल एनर्जी है, स्नेक तक सिर्फ 100 जूल पहुंची। स्नेक किसी और को एनर्जी दे भी पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो उस कंडीशन में सारी एनर्जी यहीं धराशायी हो जाएगी और फूड चेन सिर्फ 4 पॉइंट तक पहुंच पाएगी। 1 2 3 4 इतने तक ही सीमित रह पाएगी। तो अब देखो प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई। एक बार दोबारा डायग्राम देखो, मैं दो बातें मिटा देता हूं। देखो इस पॉइंट को, प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई 10⁻³ किलो जूल। प्रोड्यूसर ने इतनी एनर्जी बनाई। अब इस एनर्जी को अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचाना है तो 10% ही पहुंचाना है। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। यहाँ पहुंचा दिया 100। अब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक एनर्जी पहुंचानी है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पहुंची है उसका 10% आगे पहुंचाओ। तो 100 का 10% कितना होगा? करके देख लो यार, करके देख लो। लो 100 का 10%, ये सही है, ये सही है, 10 किलो जूल एनर्जी। तो 100 किलो जूल से आगे पहुंची 10 किलो जूल एनर्जी। अब यहाँ से आगे पहुंचेगी 10%, तो 10 किलो जूल का 10% कितना होता है? 1 किलो जूल। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंची 1 किलो जूल। सोच कर देखो, 1000 किलो जूल की एनर्जी बनाई थी प्रोड्यूसर ने। 1 2 3 ऐसे करके 2 से 3 मतलब 1 2 3 4 ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते 1000 किलो जूल में से सिर्फ 1 किलो जूल एनर्जी पहुंची है। तो इसके आगे आप कितनी पहुंचा पाएगा? बहुत कम एनर्जी पहुंचाएगा। इसके आगे एनर्जी पहुंचाने का मतलब ही नहीं है। 1 का 10% करोगे 0.1 आंसर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आगे तो एनर्जी का पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। जितनी एनर्जी आगे भेजेगा उस एनर्जी से तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए 4 ट्रॉफिक लेवल ही बन पाते हैं। 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल अपने बन पाते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आई कि लिंडमैन का 10% लॉ क्या कहता है? ठीक है, फिर भी शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, परेशान नहीं होना, एक बार दोबारा समझ लो। लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ। क्या कहता है ये? कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी का सिर्फ 10% अगले ऑर्गेनिज्म को देगा। जो फूड चेन है, इस फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा आगे वाले ऑर्गेनिज्म को देगा। ये ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी का 10% हिस्सा आगे वाले ऑर्गेनिज्म को देगा। ये ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी का 10% हिस्सा आगे वाले ऑर्गेनिज्म को देगा। अब हो क्या रहा है, इस ऑर्गेनिज्म ने अगर अपनी एनर्जी का 10% इसको दिया तो इसकी एनर्जी का बचा हुआ 90% कहां गया? वेस्ट हो गया। काय में? इसके रेस्पिरेशन में और इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब प्लांट्स के अंदर भी वाटर और क्या बोलते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट चलता है। एनर्जी की जरूरत प्लांट्स को भी पड़ती है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है। ग्रास हॉपर की बात करें तो ग्रास हॉपर जीव है तो यार, जिंदा जीव है ना, तो इस जीव के अंदर भी क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, इसका भी एक्सक्रीशन होगा, है ना। इसके अंदर भी बॉडी फ्लूइड करेंगे कंटिन्यूसली, तो इसको भी एनर्जी की नीड है कंटिन्यूसली। फ्रॉग का भी सिस्टम है। फ्रॉग में भी कार्डियक सिस्टम होता है, इससे हार्ट फ्लो मतलब ब्लड फ्लो होगा हार्ट से, है ना। दूसरा ये मूवमेंट करता है तो इसमें भी एनर्जी का वेस्ट होगा। तो 90% एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हर एक ऑर्गेनिज्म वेस्ट कर देता है, बस 10% एनर्जी को आगे भेजता है। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। चलिए जी शुरू करते हैं आगे। तो बात आ गई इकोलॉजिकल पिरामिड पे, थोड़ी देर पहले ही
अरे जस्ट पिछली स्लाइड में ही उसकी चर्चा करके आए थे हम, पिरामिड की। तो आप पिरामिड को देखते हैं, पिरामिड में शेप देखने को मिलेगी। यहाँ पर 3 जगहों पर पिरामिड बनाए मैंने, टाइप्स बनाए पिरामिड के, 1 2 3, जितने टाइप्स हैं पिरामिड के उतने ही पिरामिड आप देख रहे हो। इस टाइप के लिए ये वाला पिरामिड, इस टाइप के लिए ये दोनों पिरामिड, इस टाइप के लिए ये दोनों पिरामिड। आओ सीखते हैं एक एक करके इसको। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड चीज़ क्या है। इकोलॉजी, जो इकोलॉजी शब्द है ना, ये शब्द इकोसिस्टम के आसपास ही भटक रहा है। वैसे इकोलॉजी इज नथिंग बट, देखो अगर मैं इसको लिखूं यहां पर तो आप समझोगे, इकोलॉजी, ये जब भी लॉजी वर्ड लगता है ना बायोलॉजी में, एक्चुअली बायोलॉजी के लिए आया है। मैंने बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां पर आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो, उसी ब्रांच को इकोलॉजी कहते हो। समझ में आया? तो इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजी से संबंधित पिरामिड की बात करनी है अपने को। तो आओ, तो ये क्या है, विजुअल माने आप देख सकते हो, या फिर ग्राफिकल, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप किसी न किसी के बीच में होता है ना, तो किसके बीच में है? डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर। सर बात कम समझ में आई, इस डेफिनेशन को मैं दोबारा एक बार बताना चाहूँगा, लेकिन कब? आपको ये समझा कर, ये पिरामिड समझा कर। हमने एक बात कही थी, पिरामिड की शुरुआत हमेशा नीचे से की जाएगी, अर्थात नीचे से शुरू किए जाने का मतलब है कि इस पिरामिड में, जैसे ये पिरामिड है, इसमें ऊपर है, ये बीच में है, ये नीचे है। नीचे से अगर पिरामिड शुरू होगा तो शुरू करने का मतलब ये था कि पिरामिड में शुरुआत प्रोड्यूसर से होगी। तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर आएगा, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। सही है क्या? अब पहले देखते हैं पिरामिड के टाइप्स। 3 टाइप हैं, उनमें से पहला पिरामिड है नंबर का पिरामिड, है ना। मैं डेफिनेशन दोबारा समझाऊंगा, रुको, पर पहले इन एग्जांपल्स को देखो, इन पिरामिड्स को देखो, आप ये डेफिनेशन खुद ब खुद समझ जाओगे। पिरामिड ऑफ नंबर। आओ, तो इस पिरामिड को हम किससे शो करेंगे? ग्राफ से। क्या आपको ये दिख रहा है? विजुअली आप इसको देख पा रहे हो? हाँ सर। क्या ये एक ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? हाँ सर। आपकी नज़रों में ग्राफ वही है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस पर बने, है ना। पर बायोलॉजी में ग्राफ उसे भी कहते हैं जहां पर आप किसी न किसी चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू शो कर दो। तो समझो पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में कैसे बताना चाह रहा हूं मैं। नंबर की बात हुई है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉफिक लेवल पर देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर, ये अपने आप में एक ट्रॉफिक लेवल है? हाँ है। प्राइमरी कंज्यूमर का लेवल, क्या ये एक ट्रॉफिक लेवल है? हाँ है। सेकेंडरी कंज्यूमर का लेवल, क्या ये एक ट्रॉफिक लेवल है? हाँ है। तो इस ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का नंबर, इस ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का नंबर, इस ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का नंबर, यही है नंबर का पिरामिड। समझे क्या? तो हर एक ट्रॉफिक लेवल को पकड़ो, उस पर जितने ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर को नोट करो, तब जाकर आप नंबर का पिरामिड पढ़ते हो। अब मेरी बात सुनो, एक बात लिखी हुई है, ऑलवेज अपराइट। अपराइट का मतलब है सीधा। पिरामिड सीधा कैसे होता है? ऐसा। जब पिरामिड ऐसा बनता है ना, ऊपर की ओर कोना, तब ये सीधा बनता है। ऊपर की ओर फ्लैट है अगर, तो ये पिरामिड टेढ़ा हो चुका है, इन्वर्टेड हो चुका है। टेढ़ा नहीं, इन्वर्टेड, उल्टा बन चुका है। समझे? ये नीचे की ओर, ये कोना अगर नीचे की ओर है तो इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड। ये कोना अगर ऊपर की तरफ है तो ये सीधा पिरामिड है, अपराइट पिरामिड। तो हमेशा अपराइट बनता है, नंबर का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है, लेकिन ट्री के इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। सर कैसे? समझाओ, आओ समझते हैं। ऑलवेज अपराइट, हमेशा हमेशा सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सुनो, ग्रास। अब इस पिरामिड को आप ये देख रहे हो, मैंने एक सेक्शन ये बांटा है, यहाँ पे ये सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन बड़ा है। इसके ऊपर जाओ जरा, ये सेक्शन छोटा है, और ऊपर जाओ, ये सेक्शन और छोटा है। मतलब नीचे से शुरू होगा तो नीचे बड़ा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा। जब ऐसा पिरामिड बनता है तो ये सीधा पिरामिड बन रहा है। इसका अर्थ क्या है? नीचे अगर बड़ा है इसका मतलब ज्यादा है नंबर, नंबर का पिरामिड है तो नंबर की ही बात करो। नीचे कैसा है? सर बड़ा। यहाँ नीचे कैसा है? सर छोटा। तो यहाँ ट्री मान लो एक है संख्या में, मान लो ग्रास जो है, यहाँ पर ग्रास के 500 पौधे हैं, तो नंबर ज़्यादा है ना, इसलिए इसको ज़्यादा शो किया। इसके बाद माइस, चूहे खाने वाले। अब आप सोचोगे सर चूहे ग्रास को खाएंगे? चूहे ग्रास को खाएंगे? हाँ खाते हैं। मेरी बात सुनो, जंगली इलाकों में रहने वाले चूहे ओमनीवोरस होते हैं, जो कि मांस को भी खा सकते हैं और घास को भी खा सकते हैं। हाँ ये बात सच है कि चूहों के लिए घास एक बहुत शानदार ऑब्जेक्ट या फूड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे खाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना सही, पर खाते ज़रूर हैं। इसलिए माइस घास को खा सकते हैं। तो माइस को अब नंबर कम करना है, ऊपर मान लो 50 माइस है जो 500 ग्रासेस को खा रहे हैं, फिर स्नेक कितने, मान लो अपने कुल मिला के 5 हैं जो कि 50 माइस को खाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो नंबर कम हो रहा है ना, पहले 500 फिर 50 फिर 5, तो यहाँ पर नंबर ज़्यादा है, या नंबर कम हो गया या और नंबर कम हो गया, तो ज़्यादा से कम की तरफ आप जा रहे हो ना।
समझे, ये सीधा पिरामिड बन रहा है, ऑलवेज अपराइट, मोस्टली ऐसा ही बनता है। नंबर का पिरामिड मोस्टली ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर सबसे कम होते हैं। फिर यहाँ पर देखा जाए, लेकिन ट्री के इकोसिस्टम में क्या है, ट्री होता है एक, मान लो ट्री के ऊपर इंसेक्ट बैठे हैं बहुत सारे, मान लो बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे, ठीक है, मान लो ऐसे बैठे हैं 500 इंसेक्ट बैठे हैं, सपोज दैट, समझे। और बर्ड्स, सर इंसेक्ट तो फिर भी एक प्लांट पे रहेंगे, लेकिन बर्ड्स तो अलग अलग पेड़ों से उड़ उड़ कर आते रहते हैं ना, तो मान लो ये हो गए 1000 बर्ड्स खाने आ रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स तो ट्री को भी खा सकते हैं, ट्री के सब्सटेंसेस को, और इंसेक्ट को भी खा सकते हैं, सही है क्या। तो हो क्या रहा है, ट्री के अंदर देखते हो तो ऊपर की तरफ जाने पर आपको नंबर इंक्रीज होता मिलता है ना। ट्री के पिरामिड में नीचे से जाते हो ऊपर की तरफ तो नंबर इंक्रीज होता है, मतलब पिरामिड उल्टा बन जाएगा। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना बड़ा पिरामिड होगा, मतलब पिरामिड का ढांचा बड़ा होगा, वो स्पेस बड़ा होगा, जहाँ नंबर ज़्यादा है वो स्पेस बड़ा, जहाँ नंबर कम है वो स्पेस छोटा, जहाँ नंबर सबसे कम है वो स्पेस सबसे छोटा। समझ गए क्या। तो यह है पिरामिड ऑफ नंबर। अब मुझे बताओ, क्या आप इसे देखकर बता पा रहे हो? हाँ बता पा रहे हैं। क्या इसको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हो? हाँ सर, मैथमेटिक्स के नंबर का इस्तेमाल किया है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। क्या ये एक ट्रॉफिक लेवल है? हाँ। क्या एक ट्रॉफिक लेवल है? हाँ, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। हाँ, तो इन ट्रॉफिक लेवल में आपको रिलेशनशिप दिख रहा है? हाँ दिख रहा है कि ग्रास के पौधे इतने ज़्यादा हैं, उसको खाने वाले माइस कम हैं, उसको खाने वाले स्नेक और भी कम है, तो एक रिलेशन बन चुका है इनके बीच में। हाँ, तो यही तो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन है, विजुअल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिख रही है रिलेशनशिप की। किसके रिलेशनशिप की? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ग्रास, माइस, स्नेक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को देख रहे हो आप। कहाँ पर? इस पर। क्या है ये तीनों? ट्रॉफिक लेवल। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर जो जीव रखे हुए हैं, देखो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर जो जीव रखे हुए हैं, इन जीवों के बीच में आप रिलेशन देख रहे हो। उस रिलेशन को आप मैथमेटिक्स के थ्रू या फिर एक ग्राफ के थ्रू विजुअली शो कर सकते हो। इसी चीज़ को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा गया है। दूसरा, ये नंबर सिर्फ शो करने के लिए थे, आप चाहो तो उसको इरेज कर सकते हो, हम भी इसको इरेज कर देते हैं। और समझिए, तो ये समझ में आया, पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा सीधा होगा, लेकिन ट्री के केस में उल्टा होगा। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है इन 3 लाइनों से, इससे और इससे। क्लियर? अब सुनो, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब होता है कोई प्लांट जितना भारी होगा उसका बायोमास ज़्यादा होगा, कोई प्लांट छोटा सा होगा तो उसका बायोमास कम होगा। हम समझो, टोटल वेट को शो करता है ये किसी ऑर्गेनिज्म के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। अब आओ इस ट्रॉफिक लेवल पर, सबसे पहले ग्रास पर आओ। एक्चुअली 2 टाइप्स हैं इसके बायोमास के, बहुत शानदार है, यहाँ से क्वेश्चन उठना तय है। यहाँ पर एक ग्रासलैंड आता है, ग्रासलैंड मतलब घास का सिस्टम, वहाँ पर अपराइट है, ऊपर की तरफ जाता है ये, ऊपर की तरफ बायोमास। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। सुनो, जो अपना ग्रास है, मान लो ग्रास बहुत सारी है, पूरे गार्डन में, पूरे जंगल में बहुत सारी घास है, किलो घास है, मान लो 1000 किलो घास है, सपोज दैट। कितनी किलो घास है? 1000 किलो घास। 1000 किलो घास को खाने वाले डियर डेफिनेटली संख्या में कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। मान लो होंगे 50 किलो डियर, 50 किलो तो फिर एक डियर हो गया ना। 1000 किलो के अकॉर्डिंग आप मान लो एक डियर अगर 50 किलो का है, तो ऐसे मान लो 10 डियर हैं, तो 50 × 10 कितना हो गया? 500। तो आप मान लो 500 किलो के तो डियर हो गए, मतलब कुल जो हिरण है वो 500 किलो के हैं। अब 500 किलो के डियर को खाने वाले जो फॉक्स हैं, वो फॉक्स की संख्या कितनी होगी? मान लो फॉक्स कुल 5 है, और हर एक फॉक्स मान लो आपकी, या मान लो एक फॉक्स 100 किलो की है, और मान लो 3 फॉक्स हैं, तो ये हो गई अपनी 300। अब आप पूछोगे सर ऐसा भी तो हो सकता था कि फॉक्स 50 हो जाती। देखो, जब भी ऐसा होगा ना, उस कंडीशन में ये इकोलॉजिकल सिस्टम बन ही नहीं पाएगा। भाई ये इकोसिस्टम बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि स्टेबिलिटी हुई है। स्टेबिलिटी तब तक है जब तक हर एक ट्रॉफिक लेवल को अपने से नीचे ट्रॉफिक लेवल वाला फूड मिल रहा है। डियर को जब तक ग्रास मिलेगी तब तक डियर जिंदा है। अगर डियर मर गया तो ये गायब हो जाएगा। डियर अगर गायब हो गए अचानक से, तो फॉक्स ग्रास को खा नहीं पाएंगे, लॉयन ग्रास को खा जाएंगे, उसके बाद लॉयन फॉक्स को खा जाएंगे, ग्रास को नहीं, लॉयन फॉक्स को खा जाएंगे, फॉक्स मर जाएंगे। लॉयन घास को खा नहीं पाएंगे, एंड में लॉयन मर जाएंगे। घास को कोई खाएगा नहीं, एक समय बाद घास भी गायब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हिरण घास को खाते रहेंगे तो नई नई घास तो उगती रहेगी ही रहेगी। हिरण जिंदा रहते रहेंगे, ज़्यादा अपने आप को फैलाते रहेंगे, संख्या बढ़ेगी, और उनकी संख्या पर कंट्रोल करने के लिए फॉक्स उनको खाएगी, फॉक्स की संख्या पर कंट्रोल करने के लिए लॉयन उनको खाएगा। ऐसे करते करते सिस्टम चलता ही रहेगा। समझ रहे हो क्या? इसलिए तो ये चीज़ ऊपर की ओर जाने पर साइंटिफिक तरीके से बढ़ती है।
साइंटिफिक तरीके से काम होता है कि ग्रास ज़्यादा मास में है, डियर उससे कम मास में है, फॉक्स उससे कम मास में है। लॉयन की बात करें, मान लो लॉयन एक ही है पूरे जंगल में, है ना, तो और एक लॉयन जो है मान लो कितने का है, 100 किलो का मान लो, तो ये लो अपन ने, वैसे ज़्यादा का ही होगा लेकिन आप 100 किलो का तो मानो ही मानो। तो फिलहाल के लिए आप देखो तो बायोमास में नीचे से ऊपर की तरफ गए कि अपना बायोमास कम होता जा रहा है, कम हुआ कम हुआ कम हुआ। तो यहाँ बायोमास देखो, ये बड़ा चौखटा बनाया है मैंने, ये चौखटा बड़ा बनाया है, तो बायोमास ज़्यादा को शो कर रहा है, फिर कम बायोमास, फिर कम बायोमास, फिर सबसे कम बायोमास। तो ग्रासलैंड में आपको कैसा दिख रहा है बायोमास का पिरामिड? मेरी बात सुनना, ग्रासलैंड में मतलब घास के सिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा है? अपराइट, ऊपर की तरफ जाता हुआ। अपराइट मतलब ये कोना ऊपर की तरफ है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखो, एक्वेटिक मतलब पानी वाला, जलीय इकोसिस्टम, वहां पर स्टार्टिंग में एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट, पानी के अंदर रहने वाले प्लांट जो है ना, इनका मास बहुत कम होता है, बहुत हल्के हल्के होते हैं ये सब, इसलिए यहाँ पर मास हमने छोटा बनाने के लिए ऐसा किया। फिर फिशेज, लेकिन संख्या में ज़्यादा होते हैं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अपने क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स हैं, संख्या में ज़्यादा होंगे लेकिन मास इतना ज़्यादा नहीं होगा इनका, है ना। लेकिन फिशेस की बात करूँ तो फिशेस जो हैं, क्योंकि देखो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस इतना प्रॉपर नहीं हो पाता, ये बात तो सच है ना। तो फिशेस की बात करें, फिशेस संख्या में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो फिशेस जो हैं वो एक्वेटिक प्लांट से ज़्यादा भारी होंगी। मान लो इसको अगर आप 5 किलो मानते हो एग्जाम्पल के लिए, तो उसको आप 10 किलो मान लो, है ना, फिशेस को 10 किलो मान लो। अब इनको खाने वाली शार्क कितने किलो की होगी? क्योंकि शार्क बहुत सारी फिशेस को खाएगी, तो शार्क का वजन बहुत ही ज़्यादा होगा, हाँ या नहीं? अनमीजरेबल है हमारे लिए एक तरीके से। तो ये समझ में आया आपको कि भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो पानी वाला इकोसिस्टम है, वहाँ पर उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है ग्राफ। उल्टा क्यों? ये पॉइंट नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, इसका पीक नीचे की तरफ दिख रहा है। एक्वेटिक प्लांट्स का नंबर नहीं बोल रहा हूँ, एक्वेटिक प्लांट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स का बायोमास अपने आप में कमी है, क्योंकि वो प्लांट्स बहुत छोटे छोटे हैं, संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका बायोमास बहुत कम है, जस्ट बिकॉज उनका वेजिटेशन इतना ज़्यादा नहीं है, उनका फैलाव इतना ज़्यादा नहीं है। बरगद का फैलाव ज़्यादा है तो बायोमास ज़्यादा है, एक्वेटिक प्लांट्स का फैलाव ज़्यादा नहीं है तो बायोमास भी कम है, ठीक है। फिशेज़ की बात करते हैं तो फिशेज़ का मास वैसे ही ज़्यादा होता है, एक्वेटिक प्लांट से ज़्यादा होगा फिशेज़ का मास, और फिशेज़ को खाने वाली शार्क्स का मास उससे भी ज़्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो ये आंकड़े हम मिटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको कि कहीं आप सोचें कि एग्जाम में ऐसे ही रटना है क्या। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बस, एक्चुअली ये बातें आपको दिमाग में बसानी पड़ेंगी, क्योंकि इन तीनों में से डायरेक्टली क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, और ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, टफ भी नहीं है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, जब भी एनर्जी के पिरामिड की बात होती है ये हमेशा सीधा बनता है। कारण देखो, नीचे हमेशा कौन होगा? प्रोड्यूसर। एक किसी भी पिरामिड में नीचे से हमेशा प्रोड्यूसर ही शुरू होगा, चाहे वो अपराइट पिरामिड हो चाहे इन्वर्टेड पिरामिड हो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा। अब एनर्जी का हमको लॉ पता है कि सर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी 10% गई, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी 10% गई, बाकी 90% इसने बर्बाद कर दी। यहाँ से तो 10% से गई, मेरा मतलब यहाँ की एनर्जी यहाँ पहुँची 10%, इसकी 90% बर्बाद। यहाँ की एनर्जी यहाँ पहुँची 10%, इसकी 90% बर्बाद। तो यहाँ से यहाँ जाने पर एनर्जी बर्बाद हो गई तो एनर्जी कम हो गई, यहाँ से यहाँ जाने पर एनर्जी बर्बाद हो गई तो कम हो गई। इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? अपराइट बनता है। क्लियर है क्या? इसलिए मैंने स्टार लगा के लिख दिया ऑलवेज अपराइट। अब बात आती है फूड वेब की। फूड का वेब मतलब फूड का जाल, है ना। अब फूड का जाल नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म का जाल है, समझे। जैसे फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की चेन थी, वैसे फूड वेब में ऑर्गेनिज्म का वेब है। अब समझो, एक चेन थी ना, चेन, बहुत सारी चेन को लो, ये लो एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन, ये चेन थी अलग अलग, ऐसी और चेन लाओ, ये क्या बन गया? जाल बन गया ना। मतलब चेन्स का आपस में रिलेशन है, इंटर रिलेशन है। फूड चेन्स को मानो ये फूड चेन है, फूड चेन का अगर आपस में रिलेशन हो जाए, इंटर रिलेशन हो जाए, इसी चीज़ को आप क्या नाम देते हो? फूड वेब। अब आओ उसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन कहती है इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स प्रेजेंट इन अ इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन्स हैं उन सब का आपस में रिलेशन हो जाए तो फूड वेब बन जाएगा। अब एग्जांपल समझो कैसे। ट्रीज हैं या ग्रास हैं, इनको खाने वाली गोट, गोट को खाने वाला लॉयन, ट्रीज को खाने वाला डियर, डियर को खाने वाला लॉयन। तो एक फूड चेन यहाँ बनी, एक फूड चेन यहाँ बनी, लेकिन दोनों का संबंध एक एक पॉइंट से हो रहा है। ट्रीज का संबंध इस फूड चेन से भी है, ट्रीज का संबंध इस फूड चेन से भी है। आगे समझो, ग्रास को खाने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाने वाले फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला ईगल, ये बन गई एक फूड चेन, ये बन गई एक फूड चेन। अब समझो, ग्रास को खाने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाने वाला रैट, रैट को खाने वाली कैट, कैट को खाने वाला डॉग, ये बन गई एक फूड चेन। अब और समझो, तो ये फूड चेन और ये फूड चेन, इनके बीच में रिलेशन कहाँ है वो समझो। ग्रास को खाने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा रैट, रैट को स्नेक भी खा सकता है, स्नेक को ईगल खा गई। तो इस फूड चेन का
इस फूड चेन के साथ में रिलेशन बनाना, तो इससे जाल नहीं बन गया, जाल नहीं बन गया, ये एक जाल नहीं बन रहा, आपस में जाला सा फैल रहा है जैसे, इसी को फूड वेब कहा गया है। अब बात करते हैं फूड वेब के सिग्निफिकेंस की, मैंने महत्व की, कि फूड वेब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम फूड चेन पढ़ कर आए थे वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी थी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल कैन फीड अपॉन मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ अदर फूड चेन्स, है ना। ये बात कम समझ में आई होगी, पर मेरी बात समझो। जैसे जैसे फूड चेन में आगे की ओर बढ़ते हो तो हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाते हो। देखो लोअर ट्रॉफिक लेवल, सबसे पहले निचले कदम पे हिस्सा रखा ना, तो लोअर ट्रॉफिक, अपर ट्रॉफिक, अपर ट्रॉफिक और अपर ट्रॉफिक। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो पिरामिड में, अपर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रहे हो, हाँ या नहीं। तो जो फूड वेब है अपना, ये फूड वेब है, इसमें फूड वेब हमको क्या पता लग रहा है कि अपर ट्रॉफिक लेवल का है, ये लोअर ट्रॉफिक लेवल का है। इस अपर ट्रॉफिक लेवल वाले ने इस लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले को खाया, इस अपर ट्रॉफिक लेवल वाले ने लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले को खाया, इस अपर ट्रॉफिक लेवल वाले ने इस लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले को खाया। लेकिन ये तो एक फूड चेन है। फूड वेब की बात करें तो एक जो हायर ट्रॉफिक लेवल का है, ये हायर ट्रॉफिक लेवल वाला लोअर ये इस हायर ट्रॉफिक लेवल वाले ने, ये हाई ट्रॉफिक लेवल वाला है ना, ये लो ट्रॉफिक लेवल वाला है, ये लो ट्रॉफिक लेवल वाला है। तो हाई ट्रॉफिक लेवल वाले ने लो ट्रॉफिक लेवल वालों को खाया। दोनों फूड चेन अलग अलग थी, लेकिन फूड वेब के अंदर एक हाई ट्रॉफिक वाला, कई सारे, एक मेरा मतलब आराम से लिख के बताता हूँ। ये स्नेक यहाँ पर क्या है, हाई ट्रॉफिक लेवल वाला, क्या है, हाई ट्रॉफिक लेवल वाला। ये फ्रॉग और रैट क्या है, लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले, और शॉर्ट में लिखते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले। क्या ये एक ही लोअर ट्रॉफिक लेवल वाला है हमारे पास, नहीं, दो हैं, लेकिन एक हाई ट्रॉफिक लेवल वाला इन दोनों लोअर ट्रॉफिक लेवल वालों को खा रहा है, हाँ नहीं। तो फूड वेब में किसी एक हाई ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म द्वारा कई सारे लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म को खाया जाता है। ठीक है, ये बात थी ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। देखो जितनी ज़्यादा स्पीशीज, अभी ईगल पक्षी है, स्नेक रेप्टाइल है, फ्रॉग एम्फीबियन है अपना, है ना, और इंसेक्ट की बात करें ये आर्थ्रोपोड्स है अपने। तो मतलब अलग अलग स्पीशीज है बहुत सारी। ये गोट मेमेलियन है ना, ये लॉयन मेमेलियन है, डियर मेमेलियन है, ट्रीज और ग्रास प्लांट्स में आ गए। तो ये सब क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं। जितनी ज़्यादा स्पीशीज रहती है ना, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बनी रहती है ना। मान लो एक ही फूड चेन होती तो क्या बात रहती, या फिर मान लो मेरी बात सुनो, फूड चेन अगर ये रहती, मान लो फ्रॉग और रैट, या फिर ये मान लो स्नेक गायब हो जाए, यहाँ से स्नेक गायब हो जाए, है ना, या फिर मान लो क्या कोई भी एक रैट गायब हो जाए, तो स्नेक भूखा नहीं मरेगा, ये फूड चेन रुकेगी नहीं। अगर मान लो एक फूड चेन होती, ग्रास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल, सिर्फ एक फूड चेन होती और बीच में से फ्रॉग गायब हो जाता, तो फिर ये कहानी खत्म हो जाती, ये कहानी खत्म हो जाती, मर जाता, ये सिस्टम ही खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो एक रैट है, रैट को भी स्नेक खा सकता है, अगर मैं रैट को गायब कर दिया ना तो भी ये फूड चेन चलती रहेगी। तो फूड वेब में से कोई एक कंपोनेंट अगर गायब हो जाता है ना, तो भी फूड चेन बरकरार रहती है। समझ रहे हो, फूड वेब तभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि एक फूड वेब में कई सारी फूड चेन्स हैं, कोई ना कोई फूड चेन तो एक्टिव रहेगी ही रहेगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इकोसिस्टम की। और आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हो, जितनी ज़्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी इकोसिस्टम की। दूसरा, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। भाई न्यूट्रिएंट्स यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, या फिर यहाँ से यहाँ ना पहुँचे हो तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। तो एक पूरा ओवरव्यू नजर आ रहा है ताकि न्यूट्रिएंट्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, समझे। दूसरी बात, ये तो हुआ फूड वेब का। अब एक सिंगल फूड चेन के बारे में क्या कहना है आपका। पहला, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ टॉक्सिन्स अलोंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है ए, दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, तीसरा सी और चौथा डी। टॉक्सिन लेवल है, मान लो टॉक्सिसिटी है ना, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, मान लो पानी में रह रहे हैं ये सब के सब, और पानी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस डाला गया। आपको पता है कई सारे केमिकल्स डाले जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में। तो मान लो इसने खाया, है ना, ए ने वो टॉक्सिक सब्सटेंस निगल लिया, कैसे भी करके उसकी बॉडी में चला गया, खाने के साथ चला गया, है ना। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे ए होंगे जिनको बी खाएगा, तो हर एक ए के पेट में ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस गया होगा, तो बी के पेट में टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाएगा ना, सही है क्या। ऐसे बहुत सारे बी होंगे जिनको सी खाएगा, तो सी के पेट में टॉक्सिक सब्सटेंस और बढ़ गए होंगे, सही है क्या।
और जैसे ही बहुत सारे सी को डी खाएगा तो डी के पेट में टॉक्सिक सब्सटेंस और बढ़ जाएंगे। सही है क्या? तो टॉक्सिक सब्सटेंस एक डायरेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसके अमाउंट को जानने का मौका भी हमको मिल जाएगा। दूसरी बात, डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। भाई ये बी वाला ऑर्गेनिज्म इस वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, सी वाला ऑर्गेनिज्म बी वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, डी वाला ऑर्गेनिज्म सी वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। तो एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंस पता लगती है, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंस पता लगती है, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंस पता लगती है। समझ में आया? दूसरी बात, सिंगल पाथवे टू रिप्रेजेंट एनर्जी एंड न्यूट्रियल फॉलोइंग। देखो भाई, न्यूट्रिएंट्स की और एनर्जी के लिए ये एक ही पाथवे है ना, ए से डी की तरफ बढ़ना है, ए से बी फिर सी फिर डी, तो ए से लेकर अल्टीमेटली आप डी तक ही बढ़ रहे हो ना, तो उसमें एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का एक फ्लो चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, हाँ या नहीं? बात समझे? तो सिंगल पाथवे है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये हुई बात अपनी फूड चेन के सिग्निफिकेंस की। नोट्स में और भी लिखा हुआ है डिटेल के साथ, उसे आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अब एक और डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बायोमैग्निफिकेशन। क्या है बायोमैग्निफिकेशन? बायो मतलब होता है बायोलॉजी, ठीक है, माने बायोलॉजिकल जीव। एक्चुअली हम ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म की। मैं आपको शॉर्ट में पहले एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन बताता हूँ, आसान हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटो जब भी आ जाए ना तो समझ जाना प्लांट्स की बात कर रहा है, माने ये प्लांट का पार्ट है, आप इतना समझो ये अभी के लिए बहुत है। और प्लैंक्टन शब्द जब भी आए इसका मतलब है कि ऐसे जीव जो पानी में है ना, और खुद से नहीं तैर रहे बल्कि पानी की धाराएं, वाटर करंट्स, पानी की धाराएं उनको बहाकर ले जा रही हैं। माने पानी की धारा में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचकर ये लोग अपना जीवन निवारण कर रहे हैं, जीवन का गुजारा कर रहे हैं। समझे क्या? माने वाटर करंट्स के थ्रू यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं, खुद से नहीं पहुँच रहे हैं, खुद का इनका स्विमिंग नहीं है ना, खुद स्विम नहीं कर सकते, वाटर के अगेंस्ट स्विम नहीं कर सकते। तो प्लैंक्टन शब्द आया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी की धारा के साथ आगे बह रहे हैं। पहली बात, फाइटो मतलब प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट पार्ट्स या ऐसे प्लांट्स, ये माइक्रो, या ऐसे मान लो आप माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो कि वाटर करंट्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। अगर प्लांट का पार्ट है तो खुद का फूड खुद बनाएगा, मानते हो? हाँ, है ना। दूसरा, जू प्लैंक्टन की बात करें तो जू मतलब मूवमेंट करने वाले। जू शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब जीवों से संबंधित बात कर रहा है। जीव मतलब समझते हो ना, जीव एक हो गया प्लांट भी जीव ही है और अलग थोड़ी है। लेकिन जू की बात करें तो जू में आ जाते हैं एनिमल्स, एक ये समझ लो आप। हाँ, जो मतलब जू मतलब मूवमेंट करने वाले, और आपको पता है एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं, तो मूवमेंट करने वाले जू प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन शब्द का मतलब अभी वही है, वाटर करंट के साथ बहने वाले, लेकिन जू शब्द एनिमल्स के लगता है एक्चुअली, तो वो एनिमल पार्ट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स मान लो। तो जू प्लैंक्टन क्या है अपने? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। उसके बाद स्मॉल फिशेस की बात करें, स्मॉल फिशेस छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछली, फिर बर्ड। आप सोच रहे हो कि मैंने ये पॉइंट क्यों बनाए, और यहाँ पर पॉइंट कम है, फिर बढ़ गए, फिर सबसे ज़्यादा है ना। हो क्या रहा है, जब आप फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन की तरफ जाते हो, है ना, फाइटोप्लैंक्टन जो है उसको खा गया जू प्लैंक्टन, है ना, और बहुत सारे जू प्लैंक्टन को खा गया स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी मछलियाँ समुद्र के अंदर है, वो बहुत सारे जू प्लैंक्टन को खा गई, और स्मॉल फिशेस को खा गया लार्ज फिशेस को खा गए बर्ड्स। बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियों को बर्ड्स खा गए। हाँ जी, ऐसा ही होता है। समुद्र के अंदर जो मछलियाँ होती है, जैसे सरफेस पर आती हैं, पक्षी ऊपर से उसको उड़ा ले जाता है ना। तो समझो, अब बात ये करने वाली है कि भाई हो क्या रहा है सर। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन, बड़ा हो जाना किसी चीज़ का। मेरी बात समझो, ये जो डॉट मैंने बनाए ना, ये शो कर रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को। मान लो जो केमिकल्स वाटर में डाले गए हैं वो फाइटोप्लैंक्टन द्वारा भी एब्जॉर्ब किए गए होंगे, है ना, वाटर को लिया गया तो फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस को भी लिया गया होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन में टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हुए, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज़्यादा तो है पर हर एक फाइटोप्लैंक्टन छोटा छोटा सा है, तो उसके अंदर ये सब्सटेंस भी बहुत कम मात्रा में जमा हुआ। लेकिन जू प्लैंक्टन का साइज़ फाइटोप्लैंक्टन से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप मान सकते हो कि थोड़ा ये जो क्या बोलते हैं, इसने जू प्लैंक्टन ने बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन को खाया तो अपने अंदर थोड़ा ये केमिकल ज़्यादा जमा कर लिया। कौन सा? टॉक्सिक केमिकल ज़्यादा जमा कर लिया। फिर जू प्लैंक्टन की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको स्मॉल फिशेस ने खाया, तो स्मॉल फिशेस ने जब बहुत सारे जू प्लैंक्टन को खाया तो बहुत सारे जू प्लैंक्टन से निकलने वाला केमिकल्स स्मॉल फिशेस में जमा हो गया। अब स्मॉल फिशेस जब बहुत सारी हैं उसको जब लार्ज फिशेस खाएंगी तो ज़्यादा बड़े अमाउंट में इस बार क्या हुआ है, टॉक्सिक केमिकल्स आए हैं। फिर लार्ज फिशेस जितने भी हैं सबने इतना बड़ा बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस लिया है। जैसे बर्ड इस लार्ज फिश को खा लेगा तो कई सारी लार्ज फिशेस का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बर्ड के अंदर चला जाएगा, इसलिए यहाँ टॉक्सिक सब्सटेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो जब आप एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से पाँचवें आगे बढ़ते जा रहे हो, ट्रॉफिक लेवल्स में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो मैग्निफिकेशन हो रहा है। मैग्निफिकेशन
किस चीज़ का? टॉक्सिक सब्सटेंस का, पॉल्यूटेंट्स का। पॉल्यूटेंट्स का किस में? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में। ये सब बायोलॉजी के ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। अब सुनो, द प्रोसेस बाय विच पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक केमिकल्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एज दे मूव अप द फूड चेन। फूड चेन में आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, इन टॉक्सिक सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ता चला जाए। जैसे जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी फूड चेन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका अमाउंट बढ़ता चला जाए। समझ गए? अमाउंट बढ़ता चला जाए। तो टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी फूड चेन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? यही चीज़ बायोमैग्निफिकेशन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। चलिए बढ़ाते हैं अपने पॉइंट्स को आगे की ओर। ओजोन की बात करनी है हमको, इस चैप्टर का बड़ा हॉट टॉपिक है ये। आइए बात करते हैं ओजोन होता क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि ओजोन, ये मैंने लिख रखा है, ओजोन ये केमिकल नेम हो गया, ये केमिकल फार्मूला है ओजोन का। ओजोन में आपको ऑक्सीजन के 3 एटम दिख रहे हैं, राइट? तो हमारी डेफिनेशन यही बनती है, अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही क्या है? ओजोन। पहली बात। दूसरी बात ये कि ओजोन का मॉलिक्यूल पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। ठीक है, इसके साथ ही, ओजोन के साथ ही मैं आपको पहले एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं ओजोन की लेयर पे आऊँगा। ये डायग्राम देखो, ये अर्थ है हमारा, ये मैंने सरफेस बनाई है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा एक सेक्शन लिया है सिर्फ डायग्राम का, ताकि मैं आपको ओजोन के बारे में समझा सकूँ, ओजोन का थोड़ा सा रूप दिखा सकूँ। ठीक है, अभी देखो, जो ये धरती है हमारी, अर्थ जो हमारी है, इस अर्थ के सराउंडिंग्स से, इस अर्थ की बाउंड्री से कुछ लेयर्स स्टार्ट होती हैं। इसमें और भी लेयर्स होती हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 मेजर लेयर्स की बात कर रहे हैं। अर्थ के जस्ट बाउंड्री से स्टार्ट होने वाली इस लेयर का नाम, ये देख रहे हो, ये वाली लेयर जो अर्थ के, ये जो अर्थ है, इस अर्थ के जस्ट बाहर वाली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद वाली लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में भी होती है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर की ओजोन है ना, वो बैड ओजोन है। बैड ओजोन का सीधा सीधा मतलब आप यहाँ से समझे कि ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। पॉल्यूटेंट मतलब एयर जो होती है ना, उसमें गंदगी लाना। अब गंदगी का मतलब है उसको पॉल्यूट करना। आप इसका बेसिक मीनिंग ये समझें। और गुड ओजोन, जो अच्छी ओजोन होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का काम क्या है सर? यहाँ पर ये एक सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है ओजोन का, गुड ओजोन के रूप में, कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रक्षा करती है। मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन है ना, यहाँ की ओजोन सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती पर नहीं पहुँचने देती है, समझे? वरना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको यूवी रेडिएशन कहते हैं शॉर्ट में, तो सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशन धरती पर स्थित कैंसर का, धरती पर जो कैंसर्स होते हैं ना, उसमें मेनली ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही काम करती है। ठीक है, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आ पाएगा सन का, ओजोन उसको रोक लेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, तो फिर हमारी धरती पर से कैंसर के केसेस कम होने के चांसेस हैं, हाँ या नहीं? आइए देखते हैं अब ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन की परत वही ओजोन लेयर है। सर ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी है, ट्रोपोस्फेयर में भी है, तो यहाँ एक ओजोन की लेयर बनती है ना, सही कह रहा हूँ क्या? तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इन विच मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर। तो ये एटमोस्फेयर की लेयर है, ये एटमोस्फेयर की लेयर है। धरती के बाहर एटमोस्फेयर की लेयर्स होती हैं, तो इन एटमोस्फेयर की लेयर में से वो हिस्सा जहाँ पर पूरे की पूरी ओजोन कंसंट्रेटेड है, समझ पा रहे हो? ये वाली, ये 2 लेयर्स, इन जगहों पे जहाँ मेरी फिंगर है उसके बीच बीच का हिस्सा, यही डेफिनेटली वो ओजोन की लेयर है ना? तो मैंने क्या कहा? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की वो लेयर्स जहाँ तक ओजोन कंसंट्रेटेड है, जहाँ तक ओजोन पड़ी हुई है, इसी लेयर को हम ओजोन लेयर नाम से पुकारते हैं। अब सुनिए कि आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है ओजोन का हमारे एटमॉस्फेयर में। हो क्या रहा है, ओजोन बन कैसे रहा है वो समझा रहा हूँ। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट लाइट, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट जब पड़ती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर, किस पर? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल पर, तब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 एटम में टूट जाती है। ये एटम ऑक्सीजन का एटम है, ये एटम ऑक्सीजन का एटम है। जब O2 गैस के 2 एटम्स को अलग अलग कर दिया जाता है ना, तो ये सिंगल ऑक्सीजन का एटम जो हाल ही में बना है, रिसेंटली अभी फॉर्म हुआ है, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम बड़ा ही रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है।
अब ये क्या करता है, ये और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास में जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रिएक्शन करूंगा और हम मिलकर O3 बनाएंगे और O3 ओजोन है। तो क्या तरीका है इसका, बड़ा आसान, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन एटम में तोड़ देती है। ये ऑक्सीजन एटम हाईली रिएक्टिव होता है और एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और इन दोनों की रिएक्शन से O3 ओजोन गैस बन जाता है, ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर। आइए देखते हैं अब स्टेप्स क्या क्या हैं। ये जो काम मैंने बोला, जो मैंने मुंह से भी बोला है, उसके स्टेप्स हैं हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन स्प्लिट ऑक्सीजन इनटू 2 फ्री ऑक्सीजन एटम्स, ये वाली कहानी। क्लियर। फ्री ऑक्सीजन एटम इज हाईली रिएक्टिव, दोनों के दोनों बहुत रिएक्टिव हैं। आफ्टर रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम, इन दोनों एटम की रिएक्शन एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ होने पर ओजोन मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर। ये तीन पॉइंट्स में हमने आपको ये सब समझा दिया है। फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, आखिर ओजोन का काम क्या है। देखो ये जो बैड ओजोन है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं अब गुड ओजोन की बात कर रहा हूं। गुड ओजोन का ही फंक्शन हमारे काम का है। बैड ओजोन तो एक तरीके से पल्यूटेंट है, मतलब पल्यूट करती है ना। तो फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर मतलब गुड ओजोन लेयर का काम ही है। पर एक ही फंक्शन सबसे खतरनाक है, मतलब सबसे शानदार फंक्शन है इसका। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन फ्रॉम सन। सन से आने वाली रेडिएशन कई तरह की होती हैं, उनमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी एक टाइप है उसका। तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ये एक टाइप है, अल्ट्रावायलेट बी इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन। तो ये आ रही है सन से आ रही है। अब धरती पर पहुंचे उससे पहले ये स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन, गुड ओजोन, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी सन की जो हमारे लिए यूजफुल रेडिएशन है उसको धरती पर आने देती है। आगे समझते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन मतलब होता है नुकसान, क्षय, कमी, टूटना। सीधा सीधा मतलब क्या है, टूटना। तो ओजोन लेयर का टूटना। अब मुझे बताओ बैड ओजोन लेयर टूटेगी तो दिक्कत होगी या फिर गुड ओजोन लेयर टूटेगी तब दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है, गुड ओजोन लेयर टूटेगी तो दिक्कत होगी। तो यहां पर गुड ओजोन लेयर के टूटने की ही बात की गई है। कैसे टूटती है वो सुनिए। मेनली डिप्लीटेड बाय सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC एक केमिकल है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस केमिकल के द्वारा, जो कि सिंथेटिक है, इंसानों ने बनाया है, इसको मैन मेड है, इस केमिकल के द्वारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। कौन सी ओजोन लेयर, गुड ओजोन लेयर। सर क्या CFC बैड ओजोन लेयर को नहीं तोड़ती? नहीं तोड़ती। CFC का मुख्य काम गुड ओजोन लेयर को तोड़ना है, बैड ओजोन लेयर पर इसका कोई गहरा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर। आगे सुनिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कुछ चंद बातें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिंथेटिक है, ये हम बता रहे हैं आपको, MCQ उठ सकता है। दूसरी बात, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में ना इसी गैस का इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो। जो रेफ्रिजरेटर में फ्रिज होते हैं उसमें यही गैस काम आती है। और फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम कर सकती है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के रूप में। तो CFC आग बुझाने के रूप में भी काम कर सकती है और रेफ्रिजरेटर में भी इस्तेमाल हो सकती है। अब फ्रिज के अंदर, जो हमारे घरों में फ्रिज होते हैं, उसके अंदर अगर CFC जैसी गैस निकल रही है तो फिर CFC जैसी गैस तो CFC जैसा मॉलिक्यूल तो एक तरीके से ओजोन को खराब कर रहा है। तो फ्रिज में ये सब नहीं होना चाहिए ना, इसलिए इस पर रोकथाम लगाई गई है। अब पहले फ्रिजों में CFC का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब CFC का सिस्टम नहीं है। ठीक है। बीइंग वेरी अच्छा ठीक है, थर्ड पॉइंट, बीइंग वेरी स्टेबल। CFC काफ़ी स्टेबल होती है, इसलिए टूट नहीं पाती। मतलब एक तो ये मैन मेड केमिकल है, सिंथेटिक। दूसरी बात, इसको आप तोड़ नहीं पा रहे, मतलब इसका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। बीइंग वेरी स्टेबल, दे डोंट डिग्रेड ईजिली एंड राइज अप इन द एटमोसफियर। ये स्टेबल है, जहरीले हैं, टूटते नहीं हैं, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट बढ़ता जाता है। आगे सुनिए, नोट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक्स CFC। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, अब CFC वैसे तो नहीं टूट रहा, लेकिन CFC एटमॉस्फेयर में जब बढ़ रहा है तो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है, इस CFC को तोड़ देती है। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें शब्द आया क्लोरो, तो इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लियर। अब समझो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तोड़ देती है CFC को। जो CFC प्रेजेंट है, CFC इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तोड़ देती है। जब टूटेगा ये तो उसमें से क्लोरीन निकलेगा और एक क्लोरीन रिएक्शन करता है किसके साथ, ओजोन के साथ। माने यहाँ पर जो गुड ओजोन प्रेजेंट है, यहाँ पर CFC तो भरी पड़ी है एटमॉस्फेयर में, तो CFC के साथ में रिएक्शन करेगा कौन, अल्ट्रावायलेट रेज, सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेज CFC के साथ में रिएक्शन करेगा। अब इसको तोड़ देगा और इसमें से क्लोरीन बाहर निकलेगा। जो क्लोरीन है ये इस गुड ओजोन को तोड़ देगा।
क्योंकि ओजोन के साथ में क्लोरीन रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, कम समझ में अगर आई हुई बात तो यहाँ पर देख लो, हम छोटा सा लिख के बता देते हैं। मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ मान लो, इसके चारों ओर मान लो ये अपना ओजोन लेयर है। क्या है ये? ओजोन लेयर। मान लो गुड ओजोन लेयर है। कैसी है? गुड ओजोन लेयर है। ठीक है, गुड ओजोन लेयर। अब यहाँ सूरज चाचू हैं अपने, है ना, ये सूरज चाचू क्या करेंगे? ये भेजेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, है ना। अब जो भाई साहब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही है, ये गुड ओजोन इसको एब्जॉर्ब कर सकती थी। ये क्या कर सकती थी? एब्जॉर्ब कर सकती थी। ए भी लिख देता हूँ, एब्जॉर्ब कर सकती थी। लेकिन क्योंकि अर्थ के अंदर जो फ्रिज इस्तेमाल हो रहे हैं, इन फ्रिजों से CFC गैस निकल रही है ना, ये CFC गैस तो एटमॉस्फेयर में फैलती रहेगी हर जगह पे। मान लो मैंने ब्लैक स्पॉट बना दिया, ये CFC है। अभी जो CFC है पता है क्या करेगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं, ये CFC इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खुद को तोड़ लेगी। अब अगर CFC टूट रही है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें से क्लोरीन निकलेगा बाहर। अभी क्लोरीन क्या करेगा? इस ओजोन को बोलेगा ए ओजोन, चल टूट जा। ओजोन टूटेगी, ये O3 है, जब ये टूटेगी तो O2+O बनेगा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो गया ना, अच्छी खासी ओजोन टूट गई ना। समझ में आया? जो सन है यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है और सन से आने वाली जो नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको धरती पर नहीं पहुंचने देता। लेकिन जो फ्रिजेज इस्तेमाल हो रहे हैं, धरती के अंदर जो फ्रिज इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ से CFC गैस निकल रही है। ये CFC एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जमा हो रही है और ये CFC रिएक्ट कर लेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस CFC को तोड़ देंगे। CFC टूटते ही क्लोरीन निकलेगा और ये क्लोरीन जाएगा ओजोन के पास में और क्लोरीन ओजोन को तोड़ देगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में। क्लियर? इस तरीके से ये सिस्टम होता है। आगे सुनिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन। तो ओजोन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है? देखो मैंने बताया ना, बैड ओजोन भी तो है, तो ओजोन का हार्मफुल इफेक्ट मतलब बैड ओजोन का इफेक्ट यहां पर है। ठीक है, गुड ओजोन का फंक्शन यहां पर है। तो देखो, हाईली टॉक्सिक है, कॉजिंग आई इरिटेशन। टॉक्सिक बहुत ज्यादा होती है ओजोन, ट्रोपोस्फेयर की ओजोन टॉक्सिक है, आई इरिटेशन कॉज करती है। दूसरा, इट हार्म्स प्लांट्स बाय डिस्ट्रॉइंग फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये जो बैड ओजोन है, ये प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, उनके पिगमेंट्स को तबाह कर देगी। क्लोरोफिल नहीं बचेगा तो क्या मतलब रहेगा? तो फोटोसिंथेटिक सेल जिसके अंदर क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल, तो उस सेल को ही तबाह कर देती है। अगर प्लांट्स में ये फोटोसिंथेटिक सेल नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो डेफिनेटली आप तक भी तो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएंगे ना। इस तरीके से ये नुकसान करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम लेके आते हैं अपने लास्ट स्लाइड को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। चलिए बात करते हैं अपनी लास्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग और फिर करते हैं चैप्टर कंप्लीट। गार्बेज, ये शब्द आया गार्बेज। क्या बताता है गार्बेज? गार्बेज का मतलब होता है कचरा, है ना। कौन सा कचरा? हाउस होल्ड वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट मतलब घरों से निकलने वाला कचरा, उसी को हम गार्बेज कहते हैं। आइए गार्बेज के मैनेजमेंट की बात पढ़ते हैं। गार्बेज का मैनेजमेंट मतलब कूड़े का मैनेजमेंट। जो कूड़ा कचरा घर से बाहर निकलता है उसको मैनेज कैसे किया जाए। देखो, द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन अ वे दैट डजेंट पॉल्यूट एनवायरनमेंट। मतलब इस तरीके से आप गार्बेज, घर से निकलने वाले कचरे को आप इस तरीके से डिस्पोज करो। डिस्पोज मतलब है उसको गायब कर दो, नष्ट कर दो, उसका विनाश कर दो। क्योंकि कचरे को तो विनाश होना ज़रूरी है ना। उस कचरे का विनाश इस तरीके से करो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। समझे? देखो कुछ मेथड्स हैं इसके, हमारे पास में 4 मेथड्स हैं। पहले मेथड है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग बेस्ट मेथड होता है वैसे तो, लो लेवल पर, हाई लेवल पर नहीं, है ना, क्योंकि हर एक चीज़ की रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। तो देखिए, प्रोसेस टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, माने वेस्ट में चली गई कोई चीज़, उससे आपने नई नई चीज़ें बना ली। बड़ा आसान है, आप देखते भी आए हो और कई बार अपने फ़ोन में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, मूवीज़ में, हर जगह आपने देखा है कि पेपर और प्लास्टिक जो फेंक दिए गए हैं, बच्चे उससे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई सामान बना लेते हैं। तो वो क्या हो गया? रिसाइकलिंग हो गई। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आपने कई बार सुना होगा, एड्स में आपको सुनाया जाता है, खाद बनाई जाती है ना, कंपोस्ट बनाया जाता है। वो कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? द माइक्रोबियल प्रोसेस, माने माइक्रोब्स काम करते हैं उस कंडीशन में। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरियाज, फंगस, इन सब की बात हो रही है। माइक्रोबियल प्रोसेस होती है किसके लिए? डिग्रेडेशन के लिए। डिग्रेडेशन मतलब तोड़ना।
डिग्रेडेशन मतलब तोड़ना। तो डिग्रेड किसको करना है? वेस्ट को, गार्बेज को। तो कंपोस्टिंग क्या है सर? कंपोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें गार्बेज को तोड़ा जाता है, गार्बेज को तोड़ा जाता है, पर किसके माध्यम से? माइक्रोब्स के माध्यम से, माइक्रोबियल प्रोसेस के माध्यम से। तो डिग्रेडेशन होता है, तोड़ा जाता है प्लांट्स को और एनिमल के वेस्ट को। प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट। कोई प्लांट है अच्छा खासा लगा हुआ है, उसकी टहनी गिर गई, अब वो टहनी किसी काम की नहीं है, तो वो गई प्लांट वेस्ट। एनिमल्स, हम सुबह सुबह अपना जो गोबर निकालते हैं वो भी एनिमल वेस्ट है, हाँ या नहीं? तो एनिमल वेस्ट हो या फिर प्लांट वेस्ट हो, इन सब का डिग्रेडेशन करना जरूरी है, क्योंकि पड़े पड़े सड़ेंगे, है ना। तो इनका डिग्रेडेशन माइक्रोबियल प्रोसेस से किया जाता है और नेचुरली नेचर के अकॉर्डिंग इनको डिग्रेड किया जाता है, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है। ऑर्गेनिक मतलब, ये शब्द ऑर्गेनिक में पहले बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक शब्द बताता है जीवन के बारे में, समझ गए क्या? ऑर्गेनिक शब्द जीवन में से आया है। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है। मैन्योर आपको पता है क्या होती है? मैन्योर हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ टाइम पहले ही। तो इसके एग्जांपल है फूड स्क्रैप्स, माने जो अपने खाया पिया, लाइक गाजर, मूली, जो भी आप खाते हो, उसके बाद में उसका ग्रीन कलर का पोर्शन फेंक देते हो, राइट? ऐसा ही होता है ना। मटर खाते हैं हम, मटर की सीड्स खाते हैं, मटर के छिलके फेंक देते हैं, ऐसा ही होता है ना। गोभी के अंदर भी जो हमारी फूल गोभी होती है, उसमें से ग्रीन कलर का पोर्शन तो निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसा ही होता है। और व्हाइट कलर के पोर्शन को खाया जाता है। आलू को खाया जाता है, उसके छिलके को फेंका जाता है। प्याज के ऊपर टॉप को और उसके लोअर पॉइंट को काटा जाता है, उसके छिलकों को निकाला जाता है और प्याज को खाया जाता है। तो इस तरीके से ग्रीन वेजिटेबल्स में से काफ़ी सारा पार्ट्स निकाला जाता है और काफ़ी सारे पार्ट को खाया जाता है। जो पार्ट निकाला जाता है वो सब फेंका जाता है। तो वो सब फूड स्क्रैप्स ही तो है, समझे? तो मतलब जो हमारे फूड स्क्रैप्स हैं, फूड स्क्रैप मतलब समझ गए ना, खाने में से जो चीज़ आपने फेंकनी है। हरी सब्जियों का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। फूड स्क्रैप्स जो आपके हैं वो, उनको कंपोस्टिंग के माध्यम से आप क्या करोगे? डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो एनवायरनमेंट बच जाएगा। इसमें क्या करना पड़ता है? उनको तोड़ना पड़ता है माइक्रोबियल प्रोसेस के माध्यम से, ताकि आप क्या बना सको? ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है। अब आता है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स किसके लिए किया जाता है? देखो जनरली मैं आपको अगर बोलूं कि वैसे इंसिनरेटर एक चीज़ है भस्मक नाम की, इंसिनरेटर। अभी इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ सुनकर छोड़ देना है, ये बात याद हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा। इंसिनरेटर उन चीज़ों के लिए आता है जो चीज़ों को जलाकर खाक कर देगा, भस्म कर देगा, राख कर देगा। देखो जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, जो सिरिंज होती है, सिरिंज समझते हो? सिरिंज जो इंजेक्शन लगता है ना बॉडी में, उसकी सिरिंज, और जो पट्टियां शरीर पे लग रही हैं जिसमें ब्लड है, जिन्होंने ब्लड साफ किया था, जो कॉटन है उसकी, तो वो सब डिस्पोजेबल, जिनको आप डिस्पोज करोगे उनको कहाँ फेंकोगे? यूं ही कहीं फेंक दोगे? नहीं, आपको समझाया जाता है। और टीवी में एड्स आपने देखे होंगे कि इन सब चीज़ों को पेपर में लपेट कर फेंका जाता है, ताकि किसी को चुभ ना जाए गलती से भी, वरना घातक से घातक बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सब लैंडफिल्स, इनको जलाकर खाक किया जाता है, या तो पॉसिबल है तो, पर उससे भी जहरीली गैसें ना निकले, इसलिए इनको ज़मीन में दबा दिया जाता है। ज़मीन में गहरा खड्डा खोदकर इनको दबा दिया जाता है। ये होती है लैंड फिलिंग। अब लैंड के अंदर दबे रहेंगे, कभी बाहर तो आ नहीं पाएंगे, और लैंड में एक फिक्स्ड एरिया में बैठे हैं, इसलिए ज़्यादा अपनी टॉक्सिसिटी फैला नहीं पाएंगे। ये काम किया भी बंजर ज़मीनों में जाता है, जहाँ पर किसी खेत के उगने की संभावना नहीं है, तो बस वहाँ क्रॉप्स के प्रोडक्शन को नुकसान पहुँचेगा भी नहीं, कि क्रॉप उग ही नहीं सकती। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल्स बाय बरिंग इट इनटू सॉइल, मिट्टी में गाड़ कर किया जाता है। मैंने बताया ना, लैंडफिल्स में लैंड में फिल कर देते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। इनको सिवाय दबाने के हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। और इसमें एक शब्द और जोड़ रहा हूँ, सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स, हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरे को सैनिटरी लैंडफिल में रखा जाता है और उनको दबा दिया जाता है ज़मीन के अंदर। क्लियर? दूसरा एसटीपी। इस एसटीपी का ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा, पर अभी के लिए आप बस ये समझो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस बारे में एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा। सुबह सुबह स्पेशली इंडिया के अंदर, है ना, क्योंकि इंडिया में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है अपने कचरे को धोने के लिए। मतलब सुबह सुबह हम जो गोबर निकालते हैं, जो हमारा फीकल मटेरियल बाहर निकलता है, उसको साफ़ करने के लिए हम फ्लश का इस्तेमाल करते हैं। पानी से फ्लश करते हैं ना, फ्लश आउट करते हैं, या फिर नॉर्मल पानी से इंसान अपने शरीर को साफ़ करता है। तो लाखों करोड़ों गैलन वाटर हम उस मॉर्निंग में वेस्ट कर चुके होते हैं हर एक दिन में। हर एक दिन में सिर्फ अपने आप को साफ़ रखने के लिए, अपने कचरे को साफ़ करने के लिए, टॉयलेट को अपने साफ़ करने के लिए
लाखों करोड़ों गैलन वाटर का वेस्टेज किया जाता है। अब इतना सारा पानी अगर चला जाएगा तो पीने लायक पानी तो बचेगा ही नहीं, तो उससे रिकवर करना ज़रूरी है। इसलिए जो घरों से सीवेज निकलता है ना, घरों का कचरा निकलता है, उस सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए एक प्लांट लगाया गया, जिसमें ट्रीटमेंट से क्या होता है कि जो पानी हमारा वेस्ट हुआ है ना, उसको 100% जो देखो पहले 100% पानी प्योर था, लेकिन गंदगी उसमें मिल जाएगी, पानी और गंदगी मिक्स हो जाएंगे ना, तो वो कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन उस इम्प्योर वाटर से भी वापस उसको प्योर बनाना पड़ेगा। तो 100% प्योर तो हम नहीं बना सकते, ये बात और समझ लो, लेकिन 99 या फिर 98% उस वाटर को प्योर बनाकर दोबारा जो वाटर के रिसोर्सेस होते हैं लाइक नदी तालाब, इनमें डाल दिया जाता है। लेकिन कैसे, 98-99% प्योर बनाकर। तो जिस तरीके से प्योर बनाए जाएंगे उसके लिए प्लांट्स लगाए जाएंगे। प्लांट्स मतलब डिवाइसेस, ये पेड़ पौधे नहीं है, प्लांट्स मतलब डिवाइसेस, बड़े बड़े डिवाइसेस होती हैं, बड़े बड़े जगहों में लगती हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शॉर्ट में एसटीपी, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बोर्ड में एमसीक्यू के फॉर्म में, 1 नंबर का सवाल। तो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है, सीवेज का ट्रीटमेंट करता है, बस इतना समझ लो। पानी का बचत करने में बहुत बड़ा यूजफुल योगदान है इसका। अब आइए शब्द सीवेज होता क्या है, देखो सीवेज SEWAGE, सीवेज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम होम्स, घरों से निकलने वाला कचरा, जो सब्जी काटी ना आपने उसका जो कचरा निकला, वो जो इंसान गोबर करता है उसका कचरा, वो सब घरों से निकलने वाला कचरा है, इसको सीवेज में रखा जाता है। और फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा भी सीवेज में रख दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों, चाहे फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा हो चाहे घरों से निकलने वाला कचरा हो, ये पानी के साथ बहकर दूर चला जाता है ना। सीवर्स में, जो सीवर्स होते हैं ना, सीवर्स नाले होते हैं, बड़े सारे बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, इसके लिए ज़मीन अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, उसमें बहकर चला जाता है, इसी कचरे को सीवेज कह रहे हो आप, डेफिनेशन याद रखना। दूसरी है एक की फुल फॉर्म्स पूछे जाने का ट्रेंड है हमारे बोर्ड में। तो UNEP, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म आपके सामने है। इन्होंने क्या किया, पर पहले उससे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, एक नोट पॉइंट। अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980। 1980 में जो गुड ओजोन का लेयर था ना, वो सडनली गिरने लगा, शार्प चेंज आया, शार्प ड्रॉप आया। जो गुड ओजोन की लेयर थी अच्छी खासी, जो अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही थी, वो ओजोन की लेयर सडनली टूटने लगी। कब, 1980 में। अब 1980 में लोगों को टेंशन हुई कि अरे यार अब क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए हमारी ओजोन को, क्योंकि ओजोन नहीं बचेगी तो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर पहुंचेगी और कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, काफ़ी सारे इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ज़रूरी था कि इस ओजोन को बचाया जाए। देखो उसके लिए इसी प्रोग्राम ने, UNEP ने इस पे काम किया। कैसे काम किया, पर पहले वो समझो कि CFC, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता कर आए थे कि CFC के माध्यम से ओजोन को तोड़ा जा रहा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन निकलता है जब उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, क्लोरीन निकलकर ओजोन को बर्बाद कर देती है, हाँ या नहीं। तो CFC अगर ना निकले तो चांसेस है कि हमारा ओजोन बच जाएगा, गुड ओजोन बच जाएगा। तो CFC कहां से निकल रहा था, फ्रिज में से ना। तो इन्होंने क्या किया, टू फ्रीज द CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। देखो 1980 पर तो ओजोन गिर रही थी कॉन्टिन्यूसली, फिर 1981 आया, 1982 आया, 1983, 1984, 1985 और 1986 तक CFC का लेवल कंटिन्यू बढ़ ही रहा था। देखो मेरी बात समझो, 1980 में ये पहली बार आया कि भाई ओजोन लेयर टूट रही है, ये पहला पॉइंट था जहां पर ओजोन लेयर में, एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर में गिरावट आई तगड़े तरीके से। तब लोगों को चिंता हुई, सोचने लगे क्या करें, तो पता लगा मेन कारण तो CFC है। ठीक है, अब जब तक सोचते तब तक हमारा समय आगे बढ़ चुका था, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो 1986 आ गया। अब 1986 तक CFC की एक वैल्यू थी, मतलब CFC का एक अमाउंट था एनवायरनमेंट में। अब हमें इंसानों की हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है कि जितना कांड हो चुका है ना उसे वही रोक दो। मतलब CFC का लेवल बढ़ चुका है, पहले कम था बाद में और बढ़ गया, पहले छोटा था बाद में बढ़ गया लेवल। 1980 से लेकर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि फ्रिज का इस्तेमाल तो तब भी हो रहा था। तो CFC बढ़ते ही जा रहा है। तो CFC के लेवल को यही रोक दो, अब CFC के लेवल को यही रोक दो, अब ये ज़रूरी हो गया था। अब तो CFC के लेवल को अगर यह रोकना है तो ज़रूरी है कि CFC को निकालने वाले डिवाइसेस को ऐसा बनाया जाए कि वो CFC ना निकाले। CFC कौन निकाल रहा था, फ्रिज। तो हमने ऐसे फ्रिज बनाना चालू किए जो CFC को ना निकाले। CFC अगर नहीं निकलेगा मामला सेट हो जाएगा, CFC का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके बाद में
सारी की सारी कंपनीज को एक हुक्म दिया गया कि जो भी फ्रिज बनेंगे ना वो सब CFC से फ्री बनेंगे। CFC नहीं होनी चाहिए फ्रिज से, अब CFC फ्री रेफ्रिजरेटर को बनाया जाएगा। ये सारी कंपनीज को हुक्म दे दिया गया इन भाई साहब के द्वारा। भाई साहब नहीं है, एक अथॉरिटी, एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बात समझ गए। 1980 में पहली बार ओजोन लेयर गिरी, ओजोन लेयर का क्या बोलते हैं साइज कम हुआ, ओजोन लेयर में ड्रॉप आने की वजह से, अब ओजोन लेयर टूटना तो नुकसान का कारण है, तो ओजोन लेयर टूटी इसलिए, और उसका कारण पता लगा कि CFC है। तो पहले तो फिर भी CFC कम थी, पर 1980 के बाद 1986 में इसका लेवल बढ़ गया। अब कोशिश ही की गई कि 1986 से ऊपर ना जाए, मतलब 1986 में जितनी CFC है ना, क्योंकि CFC को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता नेचुरली, CFC को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मैन मेड केमिकल है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था। तो CFC जहां तक है ना वहीं तक रहे, बस इससे ऊपर ना जाए। इसके लिए सारी कंपनीज को हुक्म दिया गया कि जो फ्रिज बनेंगे वो CFC से फ्री बनेंगे, मतलब अब CFC एनवायरनमेंट में बढ़ेगी नहीं। CFC अगर बढ़ेगी नहीं तो ओजोन को नुकसान अब उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। ठीक है क्या? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आपको हम कहते हैं रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नोट्स अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के भी, अब बहुत जल्दी नए चैप्टर के नोट्स अपलोड होंगे और उसी का लेक्चर भी अब आएगा। तो तब तक के लिए हम आपसे कहते हैं दिल से जय श्री राम।